ऐसा क्वेश्चन जहां तक मुझे लग रहा है एक बार आया हुआ भी है, शायद कब आया हुआ था, 2012-13 के आसपास आया हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पुराने क्वेश्चनों में देखेंगे तो ये तापमान व्युत्क्रमण वाला ऐसा क्वेश्चन आता है। मतलब जैसे मेरे पास भी ऐसे फोटोकॉपी रख लिया करो, अनसोल्व पेपर की भी रखा करो। जैसे मेरे पास ये पड़े हैं 2013 से पड़े हैं, तो इनमें बार बार देखना पड़ता है कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है। बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे। हाँ देखो आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन 2013 की मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। बिल्कुल देखो, संजीव ने बताया कि 13 में आया हुआ है, बहुत बढ़िया। ये आपको पता होना चाहिए, हर बच्चे को ये पता होना चाहिए, बार बार देख के और अपने टेबल पे रखो। जैसे मेरे टेबल पे ये फोटोकॉपी निकाले, वो यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पे अनसोल्व पेपर है, प्रिंट आउट ले लिया उनका। जैसे अभी ज्योग्राफी चल रहा है तो ज्योग्राफी टेबल पे रहने दो, ज्योग्राफी का प्री का भी आपके टेबल पे रहने दो। बार बार उन चीजों को देखो ताकि माइंड एडोप्ट कर ले उन चीजों को। और वैसे क्वेश्चन कहीं भी देखें, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वैसा टॉपिक देख रहे हैं, तो आपको तुरंत रियलाइज होगा ये तो मेरे क्वेश्चन में आ रहा है, ये तो मेरे प्री में आ रहा है, ये मेंस में आ रहा है। ऐसा करते चलो। सौरभ तोमर आपने भी लिखा है, अच्छा। सौरभ तोमर आपने बहुत अच्छी आंसर राइटिंग की है। मुझे आप देखो बच्चों के नाम याद रहने लगे। एक जितेंद्र कुमार है, अभी लाइव है क्या जितेंद्र? बहुत गजब का लिखा आपने आंसर। मुझे अब बहुत सारे बच्चों का नाम याद अर्चना है। अब देखो बच्चे जो सीरियस बच्चे हैं, जो आंसर राइटिंग लिख के दिखाएंगे, मेंटर उनका ख्याल रखेगा, अपने आप ही रखेगा। और भी बहुत सारे, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे, धीरे धीरे सबको एडॉप्ट कर लूंगा। अभी 200 बच्चे हैं मान लो, सबका तो नहीं रहता याद, लेकिन जो बच्चे अच्छा लिख रहे हैं तो अपने आप मेंटर को पता लग जाता है कि यार क्या लिख रहा है ना, मेरी तरफ से और मैं क्या इनपुट डाल सकता हूँ। आप लोग टेलीग्राम पे भेज रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। क्वेश्चन टाइम से पूरा नहीं होता है, मेरा स्पीड कोई नहीं, ये सारा हो जाएगा, टाइम की स्पीड की टेंशन मत लो। और कोशिश करो लाइव क्लास ही अटेम्प्ट लेने की। पहली कोशिश ये रखो कि लाइव क्लास के साथ जाएं तो मेंटर के साथ डिस्कशन अच्छा हो जाएगा। दूसरा, मान लो कई ऐसे जॉब में लाइव क्लास नहीं कर पाएंगे या शेड्यूल कई बार पीछे रहते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल बना सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग पढ़ने वाला काम किया, फिर रिकॉर्ड क्लास देख के आंसर राइटिंग कर ली और आंसर मुझे टेलीग्राम पे भेज दिया, है ना। कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। हाँ संजीत जायसवाल, चैट प्राइवेट अभी। ठीक है, अभी फोकस करो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उसकी फालतू बातें मत करो अभी, बाद में करेंगे और बातें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, मौसम विज्ञान में तापमान व्युत्क्रम की घटना से आप क्या समझते हैं? उस स्थान के मौसम और निवासियों को ये कैसे प्रभावित करता है? ये क्वेश्चन कब आया है? चलो, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का है, यूपीएससी पीवाईक्यू 2013 की मेंस का है। तो हम दोनों साथ लेके चलते हैं, पीवाईक्यू भी और उससे बना हुआ। अब बहुत साल हो गए इसको आए हुए, तो इसका मतलब तैयार रहना, या तो 2026 की मेंस में या 2027 की मेंस में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आने को तैयार है। अब तैयार रहना इसके लिए भी। ठीक है, मैंने तो सारे बच्चों के आंसर रिव्यू कर दिए थे, एक भी मेरे मैसेज में नहीं था जिसका रिव्यू नहीं किया था मैंने। और कई बच्चे जल्दबाजी बहुत करते हैं, सर मैंने भेजा आपने देखा नहीं अभी तक। थोड़ा वक्त रखो, मैं मशीन नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। और बहुत सारे मैसेज रहते हैं, एक मैसेज नहीं रहते। पिछले बच्चों के भी बच्चे आंसर राइटिंग लिख के भेजते रहते हैं अभी तक। कोई एससी की भेज रहा है, कोई इथिक्स की भेज रहा है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज रहते हैं। तो वेट करो, आपका 2 दिन का गैप इसीलिए दिया गया है कि 2 दिन के अंदर मैं आपके आंसर भी देख पाऊँ, है ना। थोड़ा वेट, धैर्य, पेशेंस रखो थोड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब ये थीम में अपना क्लाइमेट वाली थीम क्या कह रही है? क्लाइमेट वाली थीम में सर्वाधिक क्वेश्चन कहां से है? एक तो क्लाइमेट चेंज को लेकर है। दूसरा, सर्वाधिक क्वेश्चन कहां से है? चक्रवातों को लेकर, बादल फटने को लेकर, इसको लेकर है। और तीसरी थीम है स्टैटिक वाली थीम, कि जैसे हमने देखा प्राइमरी रोग का क्वेश्चन आ सकता है। मान लो जब प्राइमरी रोग का क्वेश्चन आ सकता है, जब फ्योर्ड का क्वेश्चन आ सकता है, इसका मतलब एनसीईआरटी से वो आपको सोप सीमा के बारे में भी पूछ लेगा, वायुमंडल के संगठन के बारे में भी पूछ सकता है, आयन मंडल के बारे में भी पूछ सकता है आपको, या तापमान व्युत्क्रमक के बारे में पूछ सकता है। इसका मतलब ये हमारी थीम है, और हमें थीम के इर्द गिर्द बहुत अच्छा कंटेंट डेवलप करना है, एनसीईआरटी से करना है, ताकि क्वेश्चन बने वहां से। ये ध्यान रखें बस। यही तो सारी चीजें करनी है आपको। अभी जितने झंझट आ रहे हैं ना, याद नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं हो रहा है, मतलब कंटेंट की कमी लग रही है, ये सारे झंझट ही तो दूर होंगे ना इसके साथ ही। कितनी परेशानियों को आप एक साथ ला के मेरे ऊपर गिरा रहे हो, और मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा सा हौसला रखिए बस। चलो, ये पीवाईक्यू का है। अब देखो, इसमें तो कोई कंटेंट की कमी नहीं थी भाई, इस क्वेश्चन में तो कंटेंट की कोई कमी नहीं थी। जैसे ये 11th क्लास की फिजिकल एनसीईआरटी है मान लो ना, तो इसको कैसे यूज करते हैं आज मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूँ। इसमें पेज नंबर 86 पर क्या लिखा हुआ है
कि तापमान का व्युत्क्रमण लिखा हुआ है। चलो, तापमान के व्युत्क्रमण का 101 वर्ड लिखे हुए हैं, 100 वर्ड लिखे हुए हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन मैंने 250 वर्ड का पूछ लिया। अब बोलोगे सर ये तो मुझे पता नहीं कौन सी किताब से पढ़ना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। आप लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हो नॉर्थ इंडिया में, लगभग आप में से लगभग नॉर्थ इंडिया में है, और आपके हर दिन के न्यूज़पेपर में ये नहीं आता कि आज फोग आ गया, आज मतलब कुहासा बहुत ज्यादा है, आज धुंध बहुत छाई हुई है, आज तो दिल्ली का तापमान बहुत खराब हो गया, दिल्ली का वायु बहुत खराब हो गई। ये क्या है? टेम्परेचर इन्वर्जन ही तो है। आप में से अधिकांश लोग खेत में रहते हैं, खेत में सुनते होंगे कि आज तो पाला गिर गया, आज तो फसलें खराब हो गई। ये क्या है? टेम्परेचर इन्वर्जन है। क्वेश्चन में क्या डिमांड पूछा था, इसके क्या नेगेटिव, इसके प्रभाव क्या है, सकारात्मक नकारात्मक, कहीं फायदा कहीं नुकसान, दोनों फायदे नुकसान है इसके। बस बन गया काम, इतना तो इजी था। अब बेसिक कंटेंट तापमान व्युत्क्रमण क्या होता है, वो बेसिक कंटेंट आपका इसमें दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता है नॉर्मली, अभी समझा दूंगा इस कॉन्सेप्ट को मैं ना। जिसे तापमान हस्तर कहते हैं, और व्युत्क्रमण होता है बाद में क्या होता है। सर्दियों की मेघ लंबी रात है, इसकी विशेषताएं कौन सी है कि जब सर्दियों में ऐसा होता है कि सर्दियों में मेघ लंबी रात, शांत वायु और व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं, जैसा अभी हो रहा है इन दिनों में। दिन में प्राप्त उष्मा रात के समय, ये तो कॉन्सेप्ट है। इसे क्या क्या होगा, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, सर्दियों में सुबह घना कोहरा छा जाता है, घना कोहरा होगा तो नुकसान होगा, गाड़ी एक्सीडेंट होगी, लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, नेगेटिव इंपैक्ट हो गया, वायुयान परिवहन दिक्कत करेगा, उसमें फसलों को नुकसान होगा। भाई ये तो लिख रहा है नकारात्मक प्रभाव, कहीं से सकारात्मक प्रभाव भी होंगे, वो भी देखेंगे। सकारात्मक प्रभाव इसी को मैं कर्सी पे दिखाऊं। चलो अभी मैं माइंड में बनाना सिखाऊंगा, कैसे क्वेश्चन ना आते हुए भी आपके माइंड में था, मैं साबित कर दूंगा इस बात को। ये क्वेश्चन आपके माइंड में था, बस निकाल नहीं पाए। कंटेंट की कमी नहीं थी आपके पास, ऐसा नहीं कह सकते कि कंटेंट की कमी की वजह से आपने ये नुकसान कर लिया, है ना। वॉइस तो ठीक आ रही है ना अब तो, मैंने काफी चेंज किया, बैंडविड्थ वगैरह काफी अभी सुधार किया था इसमें, वॉइस में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सही लग रही है वो, चलो ठीक है, वॉइस तो ठीक लग रही है। कोई दिक्कत आए वॉइस में बता देना, उसको सही कर लेंगे, क्योंकि लाइव क्लासेस में थोड़ा सा क्या होता है, बहुत सारे टेक्निकल चीजें काम करती है, उसमें दिक्कत आ सकती है। चलो, ये हो गया। तो इसका मतलब, और फिर क्या लिखा हुआ था इसमें, लिखा हुआ कि पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में वायु अफवाह के कारण व्युत्क्रमण उत्पत्ति होती है। पहाड़ी तथा पर्वतों पर रात में ठंडी हवा गुरुत्वाकर्षण बल के सारे भारी होने के कारण ये करती है, घाटी में गर्म हवा ये करती है, ये पाले से पौधों की रक्षा करती है, साफ साफ इसमें लिखा हुआ था। अब चलो, मतलब 100 वर्ड का, 100 100 वर्ड का कंटेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब इसको करते हैं, माइंड मैप करते हैं इस पे कि इस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। जैसे तापमान व्युत्क्रमण क्या है, सबसे पहले तो इसी को इंट्रो में लिखो, इंट्रो में लिखो कि तापमान व्युत्क्रमण क्या है। आपने लिखा होगा, अपना इंट्रो चेक करो कि आपने इंट्रो के अंदर तापमान व्युत्क्रमण की परिभाषा लिखी है। इसमें दो तरीके के इंट्रो हो सकते हैं। आप देखो माइंड में आइडिया आ रहा है कि मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूं इंट्रो को, दो तरीके के इंट्रो आ रहे हैं। एक तो मैं ये लिखूंगा, तापमान व्युत्क्रमण का मतलब क्या हुआ कि जैसे क्या होता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, कॉन्सेप्ट कहती है तापमान घटेगा, उसको हम सामान्य हास दर कहते हैं, लेकिन तापमान व्युत्क्रमण में उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब ये होता है कि जैसे सामान्य कॉन्सेप्ट, मैं चलो इसको समझा देता हूँ, तापमान व्युत्क्रमण क्या होता है। जैसे हमने क्या पढ़ा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ी है, जैसे मान लो ये अपनी धरती है, और अपन यहाँ पे टेम्परेचर मान लो प्लस में है और इधर माइनस में है, ठीक है। टेम्परेचर प्लस माइनस में है इधर, यहाँ 0 डिग्री कर लेते हैं, प्लस माइनस देखेंगे कितना भी हो सकता है। फिर जैसे अपन अब पृथ्वी से ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जा रहे हैं, तापमान घट रहा है। देखो ये रेखा क्या बता रही है, घट रहा है ना तापमान, ये रेखा बता रही है घट रहा है तापमान, ठीक है, 100 सीमा तक बात करें। और फिर जैसे हम समताप मंडल में गए तो वहां तापमान फिर से बढ़ने लग गया था, और फिर ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले में फिर से घटने लग गया था, ऊपर घटता घटता जाता है ऐसे तापमान, ये तापमान की रेखा को दिखा रहा है, ठीक है। अब ये क्या कारण था कि 100 सीमा तक तापमान घट रहा था, लगभग 100 सीमा पे -70 80 तक हो जाता है ऊपर, -80 डिग्री। जो तापमान धरती पर लगभग अपना देख रहे हैं, जैसे एवरेज तापमान अपने 20 25 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, ये घटते घटते ऊपर तक 70 80 डिग्री हो गया। इसको बोलते हैं सकारात्मक हास दर है ये, सकारात्मक हास दर। सकारात्मक हास दर का मतलब ये रूल है कि पॉजिटिव हो रहा है, मतलब ये तो रूल कहता है, क्योंकि पृथ्वी गर्म कभी भी ऊपर से नहीं होती है, पृथ्वी तो गर्म पार्थिव विकिरणों से होती है, नीचे से गर्म होती है, नीचे से गर्म होती है, इसका मतलब धीरे धीरे तापमान घटेगा। ये एक सामान्य हास दर है, सकारात्मक हास दर है सामान्य, ठीक है भाई, सही कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसका उल्टा हो जाए कि जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तापमान घटने की बजाय बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं तापमान व्युत्क्रमण।
ठीक है, ये कब हो सकता है? जैसे सामान्य कॉन्सेप्ट को आप क्या देखोगे, ये तो है सकारात्मक घास दर। चलो इसका डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम अपना वाला, कोई जरूरी नहीं कि रट्टा मारे, हमने जो सीखा है वो बना लेते हैं। सकारात्मक घास दर और एक होती है नकारात्मक घास दर या तापमान व्युत्क्रमण। नकारात्मक घास दर रूल क्या कहता है, जैसे हम पृथ्वी की इस लेयर पे जाए, मान लो ये लेयर है, ये पृथ्वी की लेयर है ना वायुमंडल की। जैसे सकारात्मक घास दर में क्या होता है, यहाँ गर्म होगा, यहाँ ठंडा होगा, या और ज्यादा ठंडा होगा, ये तो रूल है ना सकारात्मक घास दर में। यानी यहाँ प्लस या माइनस तापमान मतलब घट रहा है, ऊपर जाए तो तापमान घट रहा है। नकारात्मक घास दर में क्या हो जाएगा, ये लेयर वाली लेयर है ना ठंडी हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा ठंडा, और ये गर्म, और फिर वापस ठंडा। नकारात्मक घास दर में ये हो जाएगा। इसका मतलब देखो यहाँ एक्चुअल में जैसे यहाँ ठंडा है, मतलब शुरू के अंदर यहाँ ठंडा है, फिर गर्म हुआ है, फिर ठंडा हुआ है, ऐसा रूल बन जाएगा। मतलब माइनस किस रखा, प्लस रखा है, प्लस और माइनस है। मान लो यहाँ से शुरू हुआ, फिर गर्म हुआ, फिर वापस ठंडा हुआ, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, ठंडा गर्म, थोड़ा सा बढ़ा नहीं, यहाँ गर्म बढ़ा, फिर ऐसे हो गया। तो कुछ समझ रहे हो बात, कि धरती के आसपास वाला ठंडा हो जाए। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कैसे बनी, कैसे पॉसिबल हो सकता है धरती ठंडी हो जाए? ये होता है पार्थिव विकिरण जब रिलीज हो जाए पूरी, है ना। और ये कब होता है, सर्दियों के दिनों में विशेषकर, जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में है। तो नॉर्थ गोलार्ध में ऐसा होगा कि यहाँ धरती अपने अपन अभी महसूस कर रहे हैं, अभी महसूस करो ना इसको, तापमान व्युत्क्रमण को समझो अभी। कि जैसे कल रात को क्या था कि मौसम साफ था, मेघ बिन रातें थी, मतलब तो क्या होगा, पार्थिव विकिरण पूरा रिलीज हो जाएगा। अभी क्या होता है, बादल होता तो पार्थिव विकिरण को एब्जॉर्ब कर लेता वो। अब बादल नहीं है आसमान में, खुला आसमान है, तो पार्थिव विकिरण रिलीज होगी पूरी। रिलीज होगी तो धरती ठंडी होगी, नीचे वाला सरफेस ठंडा होगा। सरफेस ठंडा होगा तो यही वो क्या होगा, उसको मौका मिल जाएगा, जो अपना संघनन वगैरह है ना, तो नीचे ही क्या बन जाएंगे, कोल्ड बादल बन जाएंगे वो, तो अपने पूरा ये स्मोक वगैरह ये बन जाएगा। तो ये लेयर ठंडी होगी तो यही वो अपनी जो घटना हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं तापमान व्युत्क्रमण। ये समझ में आया या नहीं आया बताओ, को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आई नहीं आई? सकारात्मक घास दर क्या कहते हैं कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तापमान घटेगा। नकारात्मक घास दर का मतलब उल्टा हो जाए, मतलब नीचे वाली लेयर में ठंडा हो जाए, ऊपर वाले में गर्म मिल जाए, तो ये नकारात्मक आंसर होती है। और यहाँ मतलब ऐसा हुआ था कि जो आपका समता मंडल है उसके अंदर तापमान बड़ा क्यों था, वहां ओजोन है। ओजोन पार्थिव विकिरणों को, कौन सी विकिरण है, पराबैंगनी विकिरणों को एब्जॉर्ब कर रही है। तो आयन मंडल में भी ऐसा होता है, वहां तापमान बढ़ जाता है, वहां पे भी एक नकारात्मक आंसर आने लगती है। कई बार उसको कौन सा समता मंडल, सॉरी, समता मंडल में ओजोन क्या करती है, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करती है उस समय ना, तो उस लेयर में टेम्परेचर बढ़ जाएगा लगभग कितना, 30 से 50 किलोमीटर के ऊपर समतामंडल की बात है, जहां ओजोन स्पेयर बोल सकते हैं, ओजोन वाली परत बोल सकते हैं, वहां पे भी नकारात्मक घास दर पाई जा सकती है। लेकिन वहां का रीजन क्या है, ओजोन है। यहाँ का रीजन क्या है, पार्थिव विकिरणों का है, ये बेसिक रीजन है। रिपीट कर दिया, 3 3 बार रिपीट कर दिया, अभी भी समझ नहीं आया पूजा आपको? अब देखो यही यही काम करना है। आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो तापमान व्युत्क्रमण, पढ़ रहे हो ना। यहाँ क्या काम करना है, यहाँ दो तरह के विद्यार्थी होंगे, दो तरह के विद्यार्थी हैं यहाँ पे। विद्यार्थी एक क्या कर रहा है, उसने जैसे तापमान व्युत्क्रमण देखा, मोटा मोटा समझा, उसने पीवाईक्यू भी देखा, उसको पता लग गया कि 2013 में पीवाईक्यू आया हुआ है, इसका मतलब वापस रिपीट होगा इस थीम पे, इस थीम पे पक्का रिपीट होगा। मैंने पढ़ा पार्थिव विकिरण, ये क्या नाम, तापमान व्युत्क्रमण पढ़ा, नहीं समझ में आया मेरे, मैं तुरंत इसको डालूंगा टेम्परेचर इन्वर्जन यूट्यूब पे। यूट्यूब पे मुझे कोई आजकल बहुत अच्छे वीडियो मिले, एनिमेशन वाले वीडियो मिलते हैं, कोई कोई ना कोई टीचर पढ़ा रहा है, गजब गजब के वीडियो मिलते हैं। तापमान वितरण को समझा, कॉन्सेप्ट माइंड में रखी, और नोट्स बना लिए। सबसे पहले नोट्स, उसका डायग्राम बना लिया, एक 2 3 लाइनों में नोट्स, 2 3 लाइन में लिख लिया कि इसका मतलब क्या होता है, उसका डायग्राम बना लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है नोट्स बनाने में, प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यार मैं पढ़ क्यों रहा हूँ इसको, ये होता है आपका जिज्ञासु मन, कि मैं तापमान व्युत्क्रमण को क्यों पढ़ रहा हूँ, मेरे क्या काम का है? भाई काम का है प्रैक्टिकली। कल को आप जब तापमान व्युत्क्रमण आपने पढ़ा है, कल को आप किसी जिले के डीएम बनोगे ना, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी ना, तो आप आपदा प्रबंधन बहुत बढ़िया कर सकते हो। आपको पता है कि अब दिसंबर जनवरी का महीना है, बहुत सारे रेन बसेरे आप बनाने पड़ेंगे आपको। आपको ये पता है कि इस समय टेम्परेचर इन्वर्जन होगा, बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, बहुत सारी स्मोक की प्रॉब्लम होगी। ये होगी, जिस दिन होगी तभी वो बन पाओगे, अदरवाइज डीएम बन ही नहीं पाओगे, सिविल सेवक बन ही नहीं पाओगे, जब इतना जिज्ञासु प्रवृत्ति का, इतना गहराई वाला चीजों को प्रैक्टिकली नहीं इंटरलिंक करोगे ना। तो याद रखना है, एज ए विद्यार्थी, जैसे मैं किसान हूं मान लो, तो मुझे टेम्परेचर इन्वर्जन का महत्व पता है। जैसे अभी सरसों के खेत है मान लो, तो इसमें पाला पड़ने की संभावना रहती है, एक डर सताता है कि कहीं यार ये ज्यादा दिक्कत नहीं कर जाए, मतलब दिक्कत करेगा तो पाला पड़ेगा, पाला पड़ेगा तो सरसों के दाने पूरे खराब होने हैं, तो उसका व्यवस्था करनी पड़ती है।
मौसम विज्ञान के साथ जुड़ा रहना पड़ता है। मौसम विज्ञान सूचना देता है कि आज पाला पड़ने की संभावना है। तो उसमें किसान क्या करते हैं, खेत के एक कोने में आग जलाते हैं थोड़ी सी, तो गर्माहट होती है उसमें। क्या होता है, वो जब आग, तापमान बढ़ता है थोड़ा सा, तो हवा के सारे वो तापमान फसलों में भी फैलता है थोड़ा सा। एक तो किसान प्रैक्टिकली ये करते हैं। दूसरा, किसान कुछ केमिकल भी कई बार छिड़काव करते हैं कि थोड़ा टेम्परेचर ठीक रहे। इसके अलावा किसान सिंचाई भी करते हैं, कोई फुहारा सिंचाई जैसे नलकूप से सिंचाई करते हैं, थोड़ी गर्माहट रहती है फसलों में, है ना। तो ये प्रैक्टिकली पार्ट है आपका, प्रैक्टिकली पार्ट है, इसको समझना पड़ेगा। हाँ ठीक है, नीतीश कुमार भूमिका आपने लिखी है भाई, 100 मंडल में ऊंचाई के साथ ही इसको सकारात्मक आंसर बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिगर बनाना चाहिए, ज्योग्राफी विदाउट फिगर अच्छा नहीं लगता। ज्योग्राफी मतलब फिगर और मैप। ठीक है। हाँ ऐसे ही पढ़ना है। जिनको सिलेक्शन लेना, देखो आपको विद्यार्थी ए बनना है, जो है ना क्या कर रहा है, समझ समझ के पढ़ रहा है, प्रैक्टिकल पार्ट को देख रहा है कि ये कहाँ यूज करना है, मेरे कैसे काम आएगा। जिज्ञासु प्रवृत्ति है, नहीं समझ में आया यूट्यूब किया, यूट्यूब पे समझा, अपने नोट्स बनाए, एनसीईआरटी के साथ समझ के नोट्स बनाए, समझ समझ के नोट्स बनाए। पीवाईक्यू देखिए कि प्री में कैसे आया, मेंस में कैसे आया, समझ समझ के करना है, ये काम करना है। ठीक है। अब दूसरा विद्यार्थी है जो ये करेगा, नहीं मैं तो यही करूंगा जो बताया है, केवल किताब को पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, नहीं समझना मुझे। ठीक है। अब टीचर को दोष देगा, वो टीचर ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, पैसे ले लिए, कंटेंट भी नहीं दिया। ज्योग्राफी का इतना सारा कंटेंट देना चाहिए था, 5 5 किताबें देनी चाहिए थी, है ना। नेगेटिव माइंडसेट, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डाउन, अपने आप साइड में हट जाएगा कंपटीशन से। ये वाला बनना है, ये वाला विद्यार्थी बनना है। दूसरों का दोष मत दो यार। मैं आपको सच्चाई वाला एक मार्ग बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। मैंने पहली क्लास में भी बोला था आपसे, है ना। आप मेरे से इसलिए जुड़े हो कि सच्चाई से मैं रूबरू कराऊं आपको, रियलिटी में आपको बताऊं। और रियलिटी यही है। और इस मार्ग पे चल के तो देखो एक बार, और मैं अभी इस बात को साबित कर दूंगा आपके कि आपके पास कंटेंट की कमी नहीं थी। चलो ठीक है। इंट्रो में आपने क्या लिखा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तापमान व्युत्क्रमण, क्या ये आपने जो टॉपिक पढ़ गए उसमें इंट्रो नहीं हो सकता था? 100% इंट्रो हो सकता था। अब देखो, इसमें दो तरीके से बना सकता हूँ, मैं करंट का इंट्रो भी लिख सकता हूँ। मुझे लगा कि नहीं, चलो तापमान व्युत्क्रमण को मैं बॉडी पार्ट में समझा दूंगा, यहाँ समझा देता हूँ करंट वाला। तो ऐसा बता दूंगा, हाल ही में विशेषकर मैं डालूंगा उत्तर भारत में, उत्तर भारत में जो फोगी इनकी कुआरा इनकी घटना रही है, तो उसके अंदर तापमान व्युत्क्रमण एक बड़ा कारक रहा है, जिसके कारण जैसे हाल ही में कोई वायुयानों का एक बड़ा मामला हो गया करंट में, वो भी कर सकते हैं। बट है ना, स्टैटिक वाले में थोड़ा वो कॉन्सेप्ट समझा दिया तो वो ज्यादा बेटर लगता है। अभी मैं तुलना करूं दोनों में से, तो मुझे भी ये ज्यादा अच्छा लगता है कि तापमान व्युत्क्रमण को समझा दिया, वो ज्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है। तो इंट्रो में किसी को प्रॉब्लम बताओ, इंट्रो कैसे लिखते हैं? इंट्रो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का लिखना होता है, अपनी तरफ से नहीं लिखना होता, अपनी मनमर्जी से नहीं चलना होता है। आप में से कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जो अब इंट्रो नहीं लिख सकता? हर एक लिख सकता है। और कंटेंट एनसीईआरटी में था या नहीं था? बिल्कुल था, बाहर नहीं था, कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। चलो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तापमान वितक्रमण क्या है, ये कैसे और क्यों बनता है? अब देखो, पहले सबसे पहले इंट्रो आपने लिख ही दिया, इंट्रो में आपने परिभाषा लिख दी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे ये लाइन है कागज का ना, यहाँ पे कई बच्चे क्या लिख रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं उत्तर या आंसर लिख रहे हैं। भाई मत करना ऐसे, अलाउ ही नहीं है। साफ उसने लिखा है कि उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना है। क्यों रूल एंड रेगुलेशन तोड़ रहे हो? -5 नंबर थोड़ी कटाने हैं आपको, मत लिखना ऐसा, कुछ भी मत लिखना। ठीक है, इधर नहीं लिखना। अब कई बच्चे इंट्रो लिख रहे हैं तो एरो लगा के लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हो एरो लगा के? सीधा लिखो ना, आपको मॉडल आंसर कैसे दिया है, 3 4 लाइन में आपने इंट्रो लिखा, बस सीधा लिखो इंट्रो लिखा 4 लाइन का। क्यों एरो लिखा रहे हो? कई बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे अ, अब जैसे इसकी बात करें, अब बॉडी पार्ट में आ गए, ये तो इंट्रो हो गया, अपना इंट्रो कंप्लीट है पहला पार्ट। अब दूसरा भाग क्या है, मुख्य भाग है, बॉडी पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बॉडी पार्ट में इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई है। एक तो ये कैसे और क्यों बनता है, तापमान व्युत्क्रमण कैसे बनता है, एक पार्ट तो ये पूछा गया। इसका मतलब लगभग एक पेज में हम ये लिखेंगे, एक पेज पे ये लिखा, थोड़ा सा ये आ गया, एक पेज पे इंट्रो ये आगे, ज्यादा हो गया। या ऐसे डिवाइड कर लेंगे, 1.5 पेज पे हम लिखेंगे कैसे क्यों बनता है, और 1.5 पेज पे लिखेंगे हम सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव उसके। 3 पेज अपने पास खाली है ना, तो 1.5 पेज पे हम लिखेंगे क्यों और कैसे बनता है, डायग्राम आ गया, दूसरा सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव आ गया, कोई केस स्टडी आपके पास है वो लिख दी, या कोई इंडिया का वर्ल्ड का मैप बनाना आपको वो बता दिया। मैं बताऊंगा कैसे इंडिया वर्ल्ड का मैप चिपकाते हैं इसमें। मतलब मैं आपको अंदर से खोलना सिखा रहा हूँ, माइंड मैपिंग करना सिखा रहा हूँ एक बार, इस बात को ध्यान में रखो। जैसे बॉडी पार्ट में क्या डिमांड है, दो डिमांड है। एक डिमांड है कैसे बनता है, क्यों बनता है, कैसे और क्यों बनता है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, कैसे और क्यों बनता है को मैं पॉइंट लगाऊंगा, नंबर 1 पॉइंट में ये है, नंबर 2 पॉइंट में ये, 3 में ये, 4 में ये, 5 में ये, 5 रीजन मैंने बताए कि कैसे और क्यों बनता है। मैंने 5 रीजन बताए, साथ में वो डायग्राम चिपकाया यहाँ, यही वो डायग्राम साइड में लिखा। डायग्राम कौन सा लिखा? एक में सकारात्मक हाथ दर वाला डायग्राम जिसमें ग्राफ बन जाएगा, एक में नकारात्मक वाला बन जाएगा, जो भी बनाना आपको। तो ये 5 विशेषताएं प्लस डायग्राम, और इसको बॉक्स में फिट कर दिया, 5 विशेषताएं और प्लस डायग्राम।
आ गया। और इनको नंबरिंग क्यों देना है? कई बच्चे क्या करें, एरो लगा रहे हैं या स्टार लगा रहे हैं, एरो लगा रहे हैं या स्टार, मत करना ऐसा। क्यों? जब आप नंबरिंग लगाते हो ना, तो एग्जामिनर को आपके पॉइंट गिनने नहीं पड़ते हैं, साइकोलॉजिकल रूप से आप जीत जाते हो कि इस बच्चे ने 5 पॉइंट लिखे हैं, देखो विशेषताओं में, इस बच्चे ने 3 ही पॉइंट लिखे हैं, इसने 4 पॉइंट लिखे, इसने 6 पॉइंट लिखे, इसने 7 पॉइंट लिखे हैं। साइकोलॉजिकल वारफेयर में आप आगे निकल जाते हो, प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पर। आप जब कोई आंसर लिख के दिखाता है, कोई 5 पॉइंट लिख रहा है, कोई 2 ही पॉइंट लिख रहा है, और मुझे पॉइंट दिख रहे हैं, आपके नंबरिंग दिख रहा है 1 2 3 4 5, चाहे उसमें लिखा कुछ ही हो बेसिकली है ना, ये वारफेयर में जीत जाओ। इसीलिए याद रखना, आंसर राइटिंग की छोटी छोटी बुनियादी चीजें होती है, उस पर काम करो। मुझे आप आज बैठा दो, मेरे पास ना करंट तैयार है ना और कुछ तैयार है, मुझे आज मेंस के एग्जाम बैठा दो, मैं कर जाऊंगा क्वालिफाई उसको, आराम से कट ऑफ से 20 नंबर ज्यादा लेके आऊंगा, है ना। ये रीजन होता है। क्यों? क्योंकि वो बेसिक चीजें पता होती है ना, तो आप फिर फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हो। और आपको विश्वास नहीं है तो 2024 वाले में बैठ के देखो, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी थे मेरे साथ, जब मैं खुद ऐसे ही बेस ले रहा था, मैं जाके मेंस के एग्जाम में बैठ गया हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं था, और आराम से 21 22 नंबर कट ऑफ से ऊपर थे, जो कि आइस बनाने के लिए काफी होते हैं। 200 नंबर किसी को इंटरव्यू मिल जाए तो बन जाएगा वाइस आराम से। बहुत लोग बने भी हैं, कट ऑफ से 1 नंबर वाले भी ऊपर वाले बने हैं, जिनका कट ऑफ जैसे 700 गई, जिनका 701 है। मेरे कितने 10 दोस्त तो ऐसे हैं जिनके इतने नंबर थे, 701 2 नंबर थे, सिलेक्शन हो गया, नंबर इंटरव्यू में अच्छे मिले उनको, 200 200। भाई आपको कई बार ये भी तो ना, सिलेक्शन के लिए कट ऑफ भी पार करनी होती है। हाँ, बहुत बढ़िया, सिलेक्शन के लिए, अच्छे कैडर के लिए, प्रॉपर आइस बनने के लिए आपको 700 की जगह 800 नंबर लाने हैं। 800 नंबर, उसमें क्या होगा, नया करंट ऐड कर लो, फलाना कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जो हो ही जाएगा आपका। और मैं तैयारी आपकी करवा रहा हूँ 800+ नंबर वाली। ठीक है, मैं ऐसे दावा नहीं करूंगा कि हिंदी माध्यम में मैं 450 नंबर जीएस में दिला दूंगा, 850 नंबर आपको किस में दिला दूंगा रिटर्न में टोटल दिला दूंगा, मैं कोई दावा नहीं करूंगा आपसे। ये आप दावा कर लो अपना, आप में हिम्मत है तो आप दिखाओ कि मैं लाके दिखाऊंगा। मैं आपको उस रास्ते कर दूंगा कि आप मेंस क्वालिफाई कर पाओ। और आप में से जो ईमानदार होगा, एफर्ट लगाएगा, वो 800 नंबर भी लेके आएगा। जब आपका मेंटर 821 नंबर रिटर्न में ला सकता है, 821 नंबर मैं ला सकता हूँ, तो आप तो क्यों नहीं ला सकते हो? कई बार मेरे अच्छे नंबर आए, बहुत बार अच्छे नंबर आए, 5 मेंस लेके उसमें बहुत अच्छे नंबर आए हर जगह। ठीक है, तो सही दिशा में लगाओ एनर्जी, है ना। जब आपकी एज का था ना, मैं जब 24 25 25 26 साल का था, उस समय मेरे 821 नंबर आए थे, मैं भी एफर्ट लगा रहा था। उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा एफर्ट कम होते हैं, जिम्मेदारी ज्यादा आती है, तो आप में से हर कोई ला सकता है, मतलब हमेशा ला सकता है। चलो ठीक है, तो इसको ये बताना है बॉडी पार्ट में पहले कि क्या क्यों कैसे बनता है। तो कैसे बनता है, आपने देखा, पहली विशेषता में क्या लिखा कि मौसम साफ हो, आसमान साफ हो। ठीक है, आसमान साफ हो और हवा एकदम मस्त हो, बादल नहीं हो, ऐसी बहुत सारी कंडीशन है ना। बाद में लिखा कि इसमें तापमान धरती पे क्या होगा, निम्न होगा, उसमें क्या होगा। फिर साथ में ये भी तो प्रोसेस भी बतानी है ना, तीसरे वाले में बताओ कि इसमें क्या होता है। सामान्य तौर पर हम सकारात्मक घास दर में तापमान ऊपर देखते हैं, इसमें घटता है। ऐसे करके जो 4 5 विशेषता है उसकी मोटी मोटी वो विशेषता आपने बताई, जो एनसीईआरटी में बेसिकली लिखी है। ये एक पार्ट हो गया आपका। अब सेकंड पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आप नंबर कह सकते हो, वो है इसका प्रभाव। किस तापमान वितक्रमण का प्रभाव क्या होता है, ये प्रभाव बताओ। तो सबसे पहले प्रभाव में लिखो आप, पहला लिखो सकारात्मक प्रभाव आपने दिखाने हैं। कि सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं इसके, बिल्कुल होते हैं सकारात्मक प्रभाव, ऐसा थोड़ी नहीं होता। जैसे सबसे पहले आपने दिखाया कृषि, कृषि में लाभ, कृषि में लाभ। तो ये विशेषकर कहां देखने को मिलता है, पहाड़ों में। जैसे ये पर्वत है, तो जो पहाड़ों के सारे खेती करते हैं पहाड़ों में, उनको ये फायदा मिलता है कि क्या होता है, जैसे पहाड़ों में अक्सर यहाँ पे पाला गिरता रहता है अदरवाइज, क्योंकि तापमान कम होता है, नीचे से ऊपर की जाएंगे तापमान कम होगा, तो यहाँ ये फसलें उगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब मामला उल्टा हो जाए, यहाँ तापमान कम है, यहाँ तापमान ज्यादा है, तो उनकी फसलों को लाभ मिल सकता है। थोड़ी सी पाला कम पड़ेगा, फसलें थोड़ी सी अच्छी हो सकती है, तो पहाड़ों में तो फायदा होगा इसका। तो कृषि में लाभ हो गया। दूसरा, मौसम, मौसम अच्छा रहता है इससे, मौसम सुहावना रहता है, थोड़ा सा मध्यम मध्यम रहता है। एक और चीज होती है, ये कृषि का एक जुड़ा हुआ टॉपिक है। जैसे मान लो जब भी ये होता है ना ऐसा, कोहरा होता है, तापमान इतना होता है, उसमें क्या होता है, आर्द्रता की मात्रा की कम नीड होती है। फिर फसलों में आर्द्रता वगैरह ठीक ठाक रहती है, सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, ये भी कृषि वाला टॉपिक ही है। इसके अलावा कोई स्वास्थ्य का वो टॉपिक जोड़ लो, कोई इसमें फायदा होता हो, तो स्वास्थ्य का कोई टॉपिक हो इससे फायदा होता हो। ठीक है, ज्यादा फायदे नहीं है तो फिर आ जाओ सेकंड डिमांड पर, नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव में बहुत सारे हैं। नकारात्मक प्रभाव में तो आपके पास इतने पॉइंट है, जैसे मेरे माइंड में आ रहा है, एक तो परिवहन को नुकसान होगा, परिवहन में वायु परिवहन को भी नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कई बार देखा है कि उत्तर भारत में कितनी वायुयान ये प्रभावित होती है, कितनी ट्रेनें इससे प्रभावित होती है, कितने एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो परिवहन को नुकसान है। दूसरा, स्वास्थ्य को क्या नुकसान हो सकता है, स्वास्थ्य आप दिल्ली का एग्जाम्पल दो, क्या हालात होते हैं दिल्ली के अंदर, वो एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके अलावा फसलों को नुकसान होता है, जैसे विशेषकर जो मैदानी फसलें हैं ना, उनमें पाला पड़ने की संभावना रहती है, वहां नुकसान हो सकता है, तो वहां नुकसान हो सकता है। ऐसे करके परिवहन, स्वास्थ्य, फसलें, और क्या क्या हो सकता है, और जोड़ लो।
तो आपने इसको सकारात्मक नकारात्मक दिखाया। और साथ में आप चाहो तो एक केस स्टडी दिखा दो, जैसे अपन एक बॉक्स बनाया, एक केस अध्ययन लिखते हैं यहाँ पे। केस अध्ययन क्या होता है? केस अध्ययन होता है एक तरह से एग्जाम्पल होता है, बड़ा एग्जाम्पल होता है। जैसे मैं कोई केस स्टडी लिख रहा हूँ यहाँ पे कि इससे क्या क्या नुकसान फायदा होता है, तो मैं केस अध्ययन में एक बॉक्स बनाऊंगा, जैसे इंडिया का बॉक्स बनाऊंगा विशेषकर, ऐसे करके इंडिया का मैप बनाया मैंने ना। तो इसमें मैं दिखाऊंगा कि ये जो बेल्ट है ना, विशेषकर जैसे दिल्ली हो गया, इधर लखनऊ यूपी, ये बेल्ट हो गया। इस बेल्ट में क्या होता है, विशेषकर शीत ऋतु में जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है, उस समय यहाँ का तापमान, ये जो कंडीशन बनती है तापमान व्युत्क्रमण के हिसाब से बनती है, और यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। एक मैंने केस स्टडी भी बता दी, इसमें बॉक्स में फिट कर दूंगा इसको मैं, तो ये एग्जाम्पल भी देके लिख दूंगा। ठीक है, ये हो गया। और निष्कर्ष क्या है? अब आपका सबसे ज्यादा दिक्कत होती है निष्कर्ष में, दिक्कत होती है ना आपको कि निष्कर्ष में क्या लिखे। निष्कर्ष में मैंने पहले ही बोला था कि एक तो सकारात्मक बात रखना, नकारात्मक मत बोलना कभी भी। एक थोड़ा सा ध्यान रखो, व्यवहारिक दृष्टिकोण दिखाना, एक समाधान वाला पॉइंट बताने की कोशिश करना कि आपका कुछ अप्रोच अच्छी हो। ठीक है, एक फ्यूचरिस्टिक होती है, भविष्य उन्मुखी बोलते हैं उसको, उसको ध्यान में रखना है। तो इसका कैसे बन सकता है तापमान व्युत्क्रमण का? इसका तो इसका बनेगा भाई कि उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर हम देखें, तो यदि हम तापमान व्युत्क्रमण को समझ लेना, तो हम बहुत सारी समस्याओं को समाधान निकाल सकते हैं। जैसे आज हम आपदा प्रबंधन की बात कर रहे हैं, रेन बसेरों की बात कर रहे हैं, फसलों की बात कर रहे हैं, तो ये तापमान व्युत्क्रमण को समझना बहुत जरूरी है ना। तो आज साइंस टेक का जमाना है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का जमाना है, तो आसानी से हम तापमान व्युत्क्रमण को समझ के न केवल आपदा प्रबंधन में इसका उपयोग कर सकते हैं, बल्कि फसलें, मानव स्वास्थ्य, परिवहन, इनको भी हम बेटर कर सकते हैं। बस कितना प्रैक्टिकल, और खत्म कर दिया, एंड कर दिया। और क्या चाहिए आपको? ओके। पूजा ठाकुर आप कह रहे हैं कि एक टॉपिक करने में टाइम जाता है, और करना भी क्या है, 3 दिन के अंदर मुश्किल से 3 तो चैप्टर पढ़ने हैं। ऐसा तो नहीं होता है। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको करके दिखाता कि मुझे 3 दिन में अपना शेड्यूल भी पूरा करना है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, नोट्स भी बनाने, मुझे करना है, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे आईएएस बनना है तो बनना है इस साल। मेरे मन में ये है कि मुझे 2027 में बनना है तो बनना है, और मैं ये फॉलो करूंगा। लोग तो पता नहीं क्या क्या कितने कितने फॉलो कर रहे हैं, लोग तो कोचिंगों में जा रहे हैं, दिन भर भाग भाग के फिर आके पढ़ रहे हैं, फिर सिलेक्शन ले रहे हैं। हम हमारे तो काम ही इतना ही है भाई, पढ़ना। कल को आप कल चैप्टर दिए थे, 3 चैप्टर 3 दिन में नहीं पढ़ सकते। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, फिर 5 साल भी तैयारी नहीं हो पाएगी। एक बार सोचो। बिल्कुल, शैलेजा ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि जब भी प्रॉब्लम आए तो ये याद रखें, कि विवेकानंद जी की लाइनें याद रखें कि जिस दिन आपके सामने कोई चैलेंज नहीं आया ना, तो वो जिस दिन आपके लिए व्यर्थ है। बढ़िया बात है। आप पूजा क्लास के एंड में हम बात करेंगे, ठीक है? क्लास में बने रहना, आप क्लास के एंड में बात करेंगे। ठीक है। नीतीश कुमार गौतम, मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपका ये सही है, इंट्रो सही है, बार बार ना करें मैसेज, है ना। अच्छा चलो, आप लोगों ने अटेम्प्ट लिया इस क्वेश्चन को, मुझे एक चीज बताओ। मैं इसी क्वेश्चन को आपको दोबारा लिखने दूं अब 10 मिनट में, आपके पास कितने आइडिया इस क्वेश्चन को लिखने का? क्या आपके पास कंटेंट सफिशिएंट नहीं है? मान लो ऐसा ही क्वेश्चन या इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, जैसे इसको बदल के कैसे आ सकता है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर विशेषकर सर्दियों में ऐसा होता है कि कोहरा कुहासा इनकी घटना आती है, दिल्ली में स्मोक की घटना होती है, परिवहन को संकट आता है, इनके पीछे कारणों की व्याख्या करो। ऐसा क्वेश्चन आ गया मान लो, इनके पीछे कारणों की व्याख्या करो। क्या उसमें आप तापमान व्युत्क्रमण को लेकर बात नहीं कर सकते? तापमान व्युत्क्रमण भी तो अपने आप में बड़ी चीज है ना। अन्य कारक भी है, सूर्य का मकर रेखा की ओर होना, तापमान व्युत्क्रमण की घटना होना, इंडस्ट्री का और भी फैक्टर है उसमें, फसलों का अलग फैक्टर है। घुमा के कैसे भी आएगा, तो कंटेंट की कमी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। कंटेंट बहुत है आपके पास, मैं भी आपका साथ साथ में वैलिडेशन करवा दूंगा, कोई कमी नहीं रहेगी। आप कर लोगे। दूसरी बात, अब मुझे ये बताओ कि इसके इस टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, कि कोई मोटी सारी किताब या कोई क्या बोलते हैं कोचिंग के नोट्सों की पढ़ने की जरूरत है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, या जो एनसीईआरटी में दिया था उतना सफिशिएंट है हमारे इन क्वेश्चनों को हैंडल करने के लिए? बस बाकी चीजें मनन वाली चीजें हैं। भाई कोई भी प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव होगा तो ये तो आप भी तो पढ़ोगे ना अखबार में, इसलिए मैंने आपको डेली बोला था कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से फायदा क्या होता है, जो व्यवहारिक चीजें वर्तमान में चल रही है ना, उन चीजों का नॉलेज आपको होता चला जाएगा।
मैगजीन में ये नहीं होता। मैगजीन में फिर हम रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, कंटेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में डेली हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो एक सामान्य न्यूज़पेपर तो वैसे भी पढ़ना चाहिए। मैं ये कहता हूँ आप लोग पढ़ो यार, दैनिक जागरण पढ़ो। चलो हिंदी नहीं समझ में आता छोड़ दो एक बार, दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर पढ़ना, उसमें भी डेली आता है कि आज कहीं बादल फट गया तो क्यों फट गया, आज कहीं कोहरा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, आज परिवहन बाधा होगी तो क्यों होगी। वहां पे साफ लिखा था कि ये सारा तापमान वितरण के कारण हो रहा है। आजकल न्यूज़पेपर वाले भी अच्छे स्मार्ट हो गए, वो भी नॉलेज डालते हैं साथ में। न्यूज़पेपर पढ़ा करो, और उसमें भी जिज्ञासु प्रवृत्ति के बन जाओ। जब भी ऐसी घटना पढ़ रहे हो आप, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या क्यों कैसे, उसको यूट्यूब गूगल करो, ताकि ये बढ़ता चला जाएगा, आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। मोहित कुमार कह रहे हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स और वीडियो सफिशिएंट है क्या? इससे बढ़िया कुछ हो भी नहीं सकता आपके लिए। जो आपको दिए वो सफिशिएंट ही है। जो नोट्स जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के वीडियो है आपके, आईआर तो चलो करंट अफेयर में चलता रहता है, आईआर तो करंट अफेयर से पढ़ना पड़ेगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहां से हो जाएगी। इसके अलावा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो वीडियो सफिशिएंट ही है, सफिशिएंट से ज्यादा है, मतलब 100 गुना बेटर है वो वीडियो और नोट्स आपके लिए ना। और अभी फोकस करो इस पे, है ना, जो चल रहा है उस पे फोकस करो। कई लोग बोल रहे हैं कि ये भी दे दो वो भी दे दो, अभी सेशन के साथ साथ मैं सारा दे दूंगा, ठीक है, सेशन के साथ साथ चलो। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, एटलीस्ट इनको तो कर लो ढंग से। आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या रहती है? आप लोग प्रेजेंट को भूल के भविष्य की बात करते हो, और वो भविष्य है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हो आप लोग। प्रेजेंट पे ध्यान दोगे तो प्रेजेंट में सफलता भी मिलेगी, अदरवाइज ना भविष्य होगा ना भूत होगा, है ना। आप आज की बात नहीं कर रहे हो, अभी प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हो, आप जो कल प्रॉब्लम होने वाली है उसकी आज सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो उसका समाधान नहीं होता। ये ख्याली पुलाव है ना, मरवा देगा एक दिन, बहुत गलत रास्ते ले जाएगा। प्रेजेंट पे फोकस करो थोड़ा। और अभी मैं टाइम ले रहा हूँ, जैसे अभी मेच्योर बच्चे मेरे साथ बहुत ज्यादा मेच्योर आते हैं, मान लो अभी आंसर राइटिंग का 3 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने का होता है, तो इतना फास्ट चलता, मैं अभी समझाता नहीं उनको, क्योंकि वो केवल आंसर राइटिंग करने आए हैं। अभी आप लोग थोड़े से क्या हो, बिगनर्स भी हैं, थोड़े से अभी मेच्योरिटी भी उतनी ज्यादा नहीं है, तो मैं थोड़ा स्लो स्लो चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी बार बार मैसेज मत करना, सर थोड़ा तेज कराओ वो कराओ, है ना, ये भी मत करना, ये मत समझाना, मतलब ये मुझे सेशन सबके हिसाब से करना है, ओके। अभी आप लोग थोड़े से समझ नहीं पा रहे हो, आपको पता नहीं कि मेंटर कौन है आपका इसलिए कभी कभी उतावलेपन में कुछ भी बोल देते हो। चलो अब मॉडल आंसर इसका नहीं समझाऊंगा, क्योंकि पूरा मैं समझा चुका हूँ। वही चीजें कि इंट्रो के अंदर अब कितना प्यारा मॉडल आंसर, अब इसमें मैंने कहा बताओ, जब आपको मॉडल आंसर मिलता है तो आप गुणागुणित नहीं करते हो कि कहाँ मैंने इसमें उत्तर लिखा है, कहाँ मैंने इसमें इंट्रो लिखा है, बताओ कहाँ मैंने इसमें आंसर लिखा है? क्यों ऐसा करते हो, कहाँ ऐसा एरो लगा रखा है? ये बेसिक चीजें समझो, मत लगाओ ऐसा। 3-4 लाइन का इंट्रो लिखना है, लिख दिया, बस खत्म बात। और बाद में जैसे अब तापमान वितक्रमण क्यों होता है उसका एक डायग्राम मैंने ऊपर ही बना दिया, ब्लैक पेन यूज किया, देखो कैसे ब्लैक पेन दिखाया मैंने। चलो अब क्यों और कैसे बनता है इसको दो तरीके से दिखा दिया मैंने आपको समझाने के लिए, ये भी बना दिया, साथ में ग्राफ भी बना दिया मैंने। ये वैलिडेशन नहीं मिलेगा कहीं, आप सोच रहे ढूंढते फिर जाओगे कि यार सर ने क्या किया है, सर कहाँ से लेके आए हैं। सर का तो भाई ऑप्शनल ज्योग्राफी रह चुका है, तो ऑप्शनल ज्योग्राफी का मेरा अच्छा जो वैलिडेशन कंटेंट था मैंने इसमें डाल दिया है। ये किसी टॉपर्स की कॉपी में भी नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट, हर एक मॉडल आंसर ऐसा ही मिलेगा आपको। तो उसके लिए रोना मत कि ये कहाँ से लेके आ गए, सर ने तो ऐसा करा दिया। मेरा तो काम है अच्छा मॉडल आंसर देना, मैं तो अच्छा वैलिडेशन कंटेंट देने का काम है, और ये देख के लिखता हूँ। ऐसे मॉडल आंसर तैयार करने में मुझे आधे आधे घंटे लग जाते हैं, एक एक घंटा लग जाता है ऐसे मॉडल आंसर तैयार करने में। और यही क्वेश्चन मुझे अभी 11 मिनट में लिखना हो तो मैं अलग तरीके से लिखता, आपकी तरह लिखता, फिर क्यों डरना फिर। जैसे इसमें एक जितेंद्र कुमार बच्चा है अभी, है ना, जितेंद्र कुमार है एक स्टूडेंट है ना, उसकी अभी इतनी कॉपी में देखने के बाद एक बच्चे के लिए बोल सकता हूँ कि इसका सिलेक्शन आज के दिन हो जाएगा। उसकी आंसर देख के आज बोल सकता हूँ मैं कि उसका सिलेक्शन आज आज के दिन हो सकता है, इतना अच्छा लिखने लगे। कहीं से पहले आंसर राइटिंग की होगी, अपना एफर्ट लगाया होगा, कोचिंग की होगी, नो डाउट वो बच्चे का कमाल है, वो तो अपने सामने अब आया है। सारी 100% उसी की मेहनत है, अपनी कोई मेहनत नहीं, अपना काम है अब उनको सपोर्ट करना, उनको विश्वास दिलाना इस बात का कि आप जो कर रहे हो बेटर कर रहे हो। और इस बेच में आपके ऐसे कंपटीशन वाले बच्चे भी, आप सोचो इस बेच में जब जितेंद्र जैसे बच्चे आपके साथ में कंपटीशन में ऐसे लोग हैं, मैं उनकी गुड आंसर भेजूंगा आपको आज की एंड क्लास के बाद में, उनका आंसर सेंड करूंगा, देखना उन्होंने कैसा लिखा है। हालांकि अभी कमियां हो सकती है, बहुत सारी कमियां हो सकती है, लेकिन मैं हमेशा कमियों की बजाय अच्छाइयों को देखना पसंद करता हूँ कि इसमें बेटर क्या है और उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। बाकी खामियां तो निकाल लेंगे, आलोचना तो करेंगे आपकी, है ना। तो ये भी ध्यान रखना कि इस बैच के अंदर 27 वाले बैच में कंपटीशन आपका किन लोगों से है। धीरे धीरे ऐसे लोग आते जाएंगे, अभी आज जितेंद्र हुआ है, कल अर्चना होगी, कल राहुल होगा, कल अरविंद होगा, आपका नाम होगा, कल बहुत सारे ऐसे होंगे, अमन होगा कल। कितने ऐसे लोग आएंगे निकल के यहाँ से जो इसी कंपटीशन में आएंगे। लेकिन समझना इस बात को है आपको है कि जर्नी आपको तय करनी है, माइंड सेट आपको पॉजिटिव रखना है। ठीक है, फिर विक्रमण के कारण क्या है, तो मैंने देखो कैसे इसको प्रॉपर हेडिंग दी ब्लैक पेन से, ये तो कर सकते हो ना, सजाना दजाना ब्लैक पेन से कर लिया। फिर इसकी दशाओं को मैंने क्या रखा है,
हेडिंग देके उसको बॉक्स में फिट कर रहे हैं। ये करना चाहिए, मतलब एक समय बाद में आप करोगे आंसर राइटिंग में, अभी टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, एक समय बाद में ऐसा करना है कि पॉइंट लिखा, 2 लाइन में एक्सप्लेन किया, फिर जैसे पॉइंट लिखा एक्सप्लेन किया, थोड़ा थोड़ा करके करके ऐसे करके। फिर तापमान विक्रमण का सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव। तो पहले सकारात्मक प्रभाव दिखाए कि फसलों से सुरक्षा करता है, कहाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा करता है, मैदानों में नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा करता है। इसके अलावा स्थिर वायुमंडलीय स्थिति होती है तो उसमें हवाई अड्डे, ये कई बार फायदा भी होता है इससे, मतलब कई बार इससे फायदा भी मिलता है। कुछ ऐसे मान लो कई हवाई अड्डा इसी ऊंचाई पे बना है कई जगह, तो कई जगह फायदा भी होता है, कई जगह नुकसान भी होता है, परिवहन में दोनों में होता है ये। रेडियो संचार भी कई बार ठीक ठाक हो जाता है। नकारात्मक प्रभाव में क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, वायु परिवहन में बाधा पहुंच जाता है, फसलों को नुकसान होता है, गर्मी में नगरीय जलवायु को लेकर नुकसान पहुंचता है कई बार। तो बहुत सारे पॉइंट है, इतने पॉइंट है कि मतलब कमाल है, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में निष्कर्ष, निष्कर्ष मैंने पहले ही कहा था पॉजिटिव। अतः कहा जा सकता है कि तापमान विक्रमण एक ऐसी जलवायु परिघटना है जिसके नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था, नगरीकरण, फसलों, मानव स्वास्थ्य पर देखे जा सकते हैं। तो इनको हमें पहले ही सोल्यूशन निकालना जरूरी है। बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, इसको समझ के हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी जैसे इसमें ऐसा लिखा, मैंने अभी आपको पहले बोला था कि आपदा प्रबंधन कर सकते हैं, फसलों का प्रबंधन कर सकते हैं, नगरीय जलवायु को ठीक कर सकते हैं, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, वो भी एक तरीका है। निष्कर्ष में कोई बना बनाया फार्मूला नहीं होता, निष्कर्ष तो बहते चले जाते हैं और लिख देते हैं बस। निष्कर्ष में पहले से कोई रटा रटा फार्मूला नहीं होता, बहना होता है, लिखना होता है बस। चलो, बहुत और अच्छी बातें दिल खोल के लिखो, मैं कभी ऐसा आपकी आलोचना नहीं करूंगा, आप अच्छी बातें सकारात्मक बातें करोगे, मतलब डिबेट कोई संवाद करोगे मैं करूंगा, मैं उसमें कोई आपको डांटने वाला नहीं हूँ। नेगेटिव बातों में थोड़ा सा गुस्सा इसलिए आता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतना इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और दिन रात लगे रहते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी कोचिंग में आप पढ़ते हो तो वहां तो अलग अलग टीचर होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता आपको क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं हो रहे हो। लेकिन ना जब आप मेंटरशिप में होते हो ना, तो आपके मेंटर को पता होता है कि सारे सब्जेक्ट को एक तो कैसे करवाना है, बच्चे से पढ़वाना है, दूसरा इनमें से मतलब कौन बच्चा कैसे प्रगति कर रहा है। कुछ बच्चों में वीकनेस है तो उनकी वीकनेस पे ध्यान देना कि क्या कर रहे हैं। जैसे आप लोग अभी बिगनर हो, मान लो अभी आंसर दिखा रहे हो, तो जो जिस बच्चे ने 5 लाइन भी मुझे लिख के दिखाई तो उसको मैं ऐसे बोलूंगा कि यार बहुत बेहतरीन है आपका, शुरुआत बहुत अच्छी होगी, अब बस आगे की लाइन पकड़ो, है ना। तो वो चीजें देखनी पड़ती है मेंटरशिप में। तो फिर फालतू बातें करता है तो लाजमी है कि मुझे तो गुस्सा आएगा ही। आप और एक चीज और भी है, आप फालतू बातें करोगे तो आपकी प्रगति वहीं रुकनी है, फिर सकारात्मक चीजें रखोगे तो आगे बढ़ना है, इसलिए थोड़े बहुत करना पड़ेगा। ये भी आपका पार्ट है, इंट्रो सेशन भी पार्ट है, चिंता मत करो। आप इस मेंटरशिप में है तो प्री प्लस मेंस प्लस इंट्रो सारा चलेगा इसमें, इंट्रो का ज्ञान भी आपका है। 150 वर्ड है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा है, और यहाँ से प्री में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो आप ये सोचोगे कि यार इसका क्या मतलब है, सर ने क्यों कर दिया ऐसा। वायुमंडल की संरचना, परतों का सचित्र वर्णन कीजिए, वायुमंडल की संरचना परतों का सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसा क्यों क्वेश्चन दे दिया, इसका क्या मतलब है। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं, वैसे क्वेश्चन कौन पूछता है। चलो आप कमेंट करके बताओ, इसका क्वेश्चन यूपीएससी ने मेंस में कब पूछा है, बताओ। राइटिंग वाइटिंग सब सुधरेगी, डोंट वरी, करते रहो, काम करते रहो बस। बताओ आप में से कौन बताएगा कि वायुमंडल की संरचना परतों वाला क्वेश्चन कब पूछा, यूपीएससी ने मेंस में पूछा है या नहीं पूछा, ऐसा क्वेश्चन पूछता कौन है। जितेंद्र क्लास में आप बताओ। इंद्रेश ने 2022 लिखा है। प्री में तो बहुत पूछता है, प्री में तो यहाँ शैलेजा आपने सही बताया 22। 17 में भी पूछा है क्या इसको, देख लेंगे 17 में पूछा है, ठीक है। अभी क्यों ऐसे, देखो आप ये सोचो, यूपीएससी ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, यूपीएससी खुद चाहता है कि बच्चे ना भटके हैं भाई फालतू के कचरे में। क्वेश्चन क्या पूछा है 2022 में, सौमंडल वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रिया को निर्धारित करता है, 250 वर्ड में क्वेश्चन पूछा है। सौमंडल वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, ये क्वेश्चन पूछा है 2022 में। नहीं, यही सौमंडल के बारे में पूछा है। अब आप सोचो कि हमारी आंसर राइटिंग कैसे जुड़ी हुई है इन चैप्टर के साथ में, पीवाईक्यू के साथ में अलाइनमेंट है, थीम वाइज कैसे है। जो यदि राधे राधे क्लास में है, तो वो पूछ रहे थे ना उस दिन कि सर आप तो पीवाईक्यू करवाते नहीं है, आप तो पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं करते हैं। मैंने क्या कहा था उस दिन, मुझे वक्त दो, एक क्लास में कुछ नहीं होगा, मैं धीरे धीरे जब कराऊंगा तो डिट्टो बताऊंगा कि किस एनसीईआरटी किस चैप्टर से मेंस के क्वेश्चन है, किस एनसीईआरटी किस चैप्टर से प्री के क्वेश्चन है। एक सेकंड में नहीं आता ये काम, धीरे 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 फ्लो के साथ बहते चलेंगे। मैं ये काम साथ साथ करवाता चल रहा हूँ। अभी जैसे मेंस का करे तो मैं मेंस का पेपर लेके बैठा हूँ, हर को आपको मैं रिकॉल करवा रहा हूँ कि देखो ये कब आया था, इस थीम के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, हर टॉपिक वाइज में करवा रहा हूँ आपको।
और SI प्री का होगा, तो माइंड में वो चली जाएगी चीजें। ठीक है, जब वो पूछा है तो इसका मतलब वायुमंडल की संरचना। तो इंट्रो इसका सामान्य हो सकता है, सामान्य वायुमंडल की संरचना के बारे में कोई भी जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसको लिख दो। कोई बेसिक ऐसा नहीं है कि फार्मूला बना बनाया लिख देंगे मैं रट्टा रट्टा। थोड़े दिनों बाद मैं ये भी सिखाऊंगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपके जो विचार आ रहे हैं उन्हीं को लिख दो। ठीक है, अब है वायुमंडल की संरचना 150 वर्ड में है। तो जैसे ये 2 पेज है अपने पास, इसको भी देखना, कभी कभी ये संरचना भी देखेंगे। 2 पेज अपने पास खाली है, क्या क्या करना चाहिए, प्रारूप कैसा होना चाहिए, इसको भी देखते हैं। तो जैसे यहाँ तो यूपीसी में क्वेश्चन आता है आपका, और नीचे फिर खाली जगह आती है। यहाँ क्वेश्चन लिखा आएगा ऑलरेडी, है ना, क्वेश्चन नंबर जो भी है यहाँ क्वेश्चन होगा। यहाँ से फिर अपने को आंसर लिखना शुरू करना है। ये 2 पेज खाली है, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। 2 पेज खाली, 150 वर्ड में 2 पेज खाली है, 250 वर्ड में 3 पेज खाली आते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, ऐसे आता है यूपीसी कॉपी, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। तो यहाँ तो लिखा हमने इंट्रो। इंट्रो 3-4 लाइन में इंट्रो जाएगा, यहाँ तक इंट्रो आ गया। ठीक है, अब इसका है कि वायुमंडल की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। मैं चाहता तो ऐसे लिखता कि परतों का वर्णन करें, लेकिन आप लोग डायग्राम नहीं बनाते, इसलिए जानबूझ के आपसे डायग्राम बनवाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे वायुमंडल की संरचना हमने हेडिंग दी कि वायुमंडल की संरचना या परतें जो भी है। ये ब्लैक पेन से हेडिंग दी, इसको मैंने बॉक्स में फिट किया। ठीक है, इंट्रो लिखने के बाद ब्लैक पेन से लिखा, बॉक्स में फिट कर दिया कि वायुमंडल की संरचना। ठीक है, अब यहाँ यही साइड में मैं क्या कर दूंगा, अपना डायग्राम बना दूंगा। यहाँ पे सौर मंडल है, समता मंडल है, आयन मंडल है, वायुमंडल बहिर्मंडल है, जो बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कुछ मैं बनाना चाहूँ तो वो जो अपनी रेखा है, जैसे इधर तापमान घटेगा इधर बढ़ेगा। तो यहाँ से मैंने शुरू किया, जैसे तापमान घट रहा है सोप सीमा, यहाँ तापमान बढ़ा, फिर वापस तापमान घटा, घटता घटता चला गया। तापमान की रेखा भी दिखा दूंगा इसमें मैं। यहाँ पे मैं O3 भी लिख दूंगा, ओजोन है यहाँ पे। यहाँ पे समता समता मंडल हो गया, ये लिख देंगे। यहाँ पे सौर मंडल हो गया, ये सोप सीमा हो गई, ये भी दिखा देंगे साथ साथ में। और यहाँ इनके बारे में लिखेंगे सबसे पहले सौर मंडल। तो सौर मंडल के बारे में क्या लिखोगे, सौर मंडल के बारे में लिखोगे तो क्या है, ये इक्वेटर पर बड़ा है। सौरमंडल देखोगे, इक्वेटर पर इसकी ऊंचाई ज्यादा मिलेगी। सोप सीमा की बात कर रहे हैं, सौरमंडल का ही पार्ट है सोप सीमा। और जितनी भी वायुमंडलीय दशाएं जो होती है, चक्रवात, पवनों, जितना भी क्या होता है सौरमंडल के अंदर होता है। बहुत सारी विशेषता इसके लिए दी। इसके बाद में मैं लिखूंगा इसमें समता मंडल। तो जब भी समता मंडल आए तो इसको लिख देना कितना किलोमीटर है ये लगभग हम मान सकते हैं ना 20 से 50 किलोमीटर ऐसा होता है, जो भी इसकी ऊंचाई है। समता मंडल की सबसे खास विशेषता है O3 ओजोन। यहाँ पे पराबैंगनी किरणें एब्जॉर्ब होगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान की नकारात्मक आंसर आएगी, विशेषता लिख दी। फिर तीसरा जो जो भी आपका आयन मंडल है इसके अंदर क्या क्या होता है, चौथा, पांचवा, और प्रैक्टिकली जो जो विशेषताएं लिख के डायग्राम बना के खत्म कर दिया। क्या आपने ऐसा किया है? आपका आंसर बहुत बेस्ट होगा यदि ऐसा किया है तो। और एग्जाम में क्वेश्चन यूपीसी ने तो केवल इसके बारे में पूछा है, इसके बारे में पूछा तो ये डायग्राम बना देना। ये डायग्राम तो बना ही देना जितनी पढ़ते हैं, और सौर मंडल के बारे में ज्यादा लिख देना, फिर प्रैक्टिकली लिख देंगे। सौर मंडल के फिर कई सारे पार्ट लिखेंगे अपन। जब सौर मंडल का ये क्वेश्चन आया है कि वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण है, जैसे इसको भी देखें, जैसे इस क्वेश्चन का प्रारूप देखें जो यूपीसी ने पूछा है पुराने वाले की। सौरमंडल एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रिया को निर्धारित करता है। क्वेश्चन क्या है कि सौरमंडल के बारे में, सौरमंडल कह रहा है कि महत्वपूर्ण वायुमंडल की परत है, और ये क्या करता है, मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। अब अपने को 150 वर्ड में लिखना है इसको, मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, ये क्वेश्चन है। और उसने क्वेश्चन कहा कि 250 वर्ड में लिखना है इसको। अब लो 250 वर्ड में इसका प्रारूप तैयार करते हैं आपके सामने ही। ठीक है, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अब इसमें मेरे पास कितना कंटेंट, जरूरत नहीं है कंटेंट की, कब पढ़ा था सौमंडल, वर्ष जुग बीत गए पढ़े हुए, इसको नहीं याद है, लेकिन देखो बनाते हैं इसको। ठीक है, ये अपने पास 3 पेज खाली है, पेज 1, पेज 2। मैं इस पे अपना कंटेंट कैसे डालूंगा 3 पेज के अंदर? आपकी सबसे बड़ी चैलेंज ये है ना भाई, 100 मंडल तो हम इतना ही पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, 100 मंडल तो हम 50 वर्ड का पढ़ते हैं, इसको 250 वर्ड में कैसे लिखूं या 300 वर्ड में कैसे लिखूं? और कभी भी वर्ड काउंट मत करना, 3 पेज खाली है, 1 2 3 सब भर के आना है। अच्छा, डायग्राम बना के आने, भर के आने हैं। नहीं डरना है भाई कि वो काउंट करेगा, नहीं बैठा कोई काउंट करने के लिए, बेस्ट आंसर लिख के आना अपने को। ठीक है, तो देखना कैसे लिखे। तो अब यहाँ तो क्वेश्चन हो गया, यूपीसी का क्वेश्चन लिखा हुआ है। इंट्रो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे कि सौमंडल पृथ्वी के सबसे समीप वाला, सबसे समीप वाला क्या है, वायुमंडल की परत है, जो मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं 0 से लेकर एवरेज मान ले तो 18 किलोमीटर या 15 किलोमीटर ऊंचाई पर है, ऐसा लिख सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, सौमंडल लिख दिया हमने। ठीक है, सौमंडल के बारे में लिख दिया। यही क्या करेंगे,
अब चूंकि 3 पेज में है, तो यहाँ पे एक काम करेंगे, वायुमंडल की परतों का डायग्राम बना देंगे। ठीक है, क्योंकि अपने को सौर मंडल को ज्यादा दिखाना, तो इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। यही हमने क्या कर दिया, वायुमंडल की परतों को दिखा दिया, और इसमें सौर मंडल के अलावा और को भी दिखा दिया। हो गया स्पेस कवर। इंट्रो के बाद तुरंत डायग्राम। अब क्या कह रहा है, सौर मंडल की महत्वपूर्ण परत है ना। अब है ना, सौर मंडल महत्वपूर्ण है, तो सौर मंडल की विशेषता बता देंगे यहाँ पे, क्या क्या विशेषता है इसकी, है ना। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। पहली विशेषता की जितनी भी सभी मौसमी प्रक्रियाएं इसके अंदर होती है, ये विशेषता। दूसरा, यहाँ पे वायुमंडल का थोड़ा सा मुश्किल होता है, वायुमंडल में जटिल होता है, तो यहाँ पे जो परिवहन होगा वो थोड़ा सा जटिल होगा, वो हो जाएगा। तीसरा, सौरमंडल का और क्या क्या होता है, क्या क्या विशेषता होती है सौरमंडल की। अच्छा, सोप सीमा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोप सीमा। तो सोप सीमा अपन देखेंगे, ध्रुवों पे एक कम मिलेगी, जैसे 13 से 15 किलोमीटर है, या 10 से 15 किलोमीटर है, यहाँ पे 15 से 18 किलोमीटर। मतलब इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, यहाँ डायग्राम बनाना चाहिए सोप सीमा का, जैसे ये पृथ्वी है तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा। ये आर त्रिज्या कम है, ये ज्यादा है, और ये प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। सोप सीमा के बता दिया। तो सोप सीमा क्या है, वायुमंडल का ढक्कन है, प्रेशर कुकर की तरह ढक्कन है। वो क्या करता है, जितनी भी क्रियाएं होती है इसके अंदर सारी क्रिया होगी। और क्या क्या होता है इसके अंदर, सारी विशेषता लिख दी हमने, 3 4 5 विशेषता आ गई। अब अगला पार्ट था कि ये कैसे मौसमी प्रक्रियाओं डिसाइड करता है, उसके हेडिंग दो, मौसमी प्रक्रियाओं को कैसे डिसाइड करता है। तो इसके अंदर फिर ज्यादा आ जाएगा, जैसे पवन तंत्र है अपना, पवन तंत्र के बारे में बताया कि कैसे सौरमंडल में ये होता है। दूसरा, हम ये चक्रवात वगैरह इनके बारे में बता सकते हैं। तीसरा, हम ये जेट स्ट्रीम है इनके बारे में बता सकते हैं। चौथा, इनके जो वायु धारा है ना उनके बारे में बता सकते हैं, वायु धारा। पांचवा, हम जो अभी तापमान व्युत्क्रमण पढ़ा था अभी, उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या करती है, मौसमी क्रियाएं डिसाइड करती है, इनके बारे में बता देंगे। मुझे कहाँ इसको रट्टा मारना पड़ा, मैंने किताब में पता नहीं क्या पढ़ा था, लेकिन मेरी माइंड की कॉन्सेप्ट क्या कह रही थी, मैं इसको बहुत तगड़ा लिखूंगा। कैसे मैं इसको सोप सीमा के साथ, तापमान व्युत्क्रमण के साथ में, चक्रवात के साथ में, वायुमंडलीय धाराओं के सामने, मैं इसको इंटीग्रेट करके लिखूंगा, कैसे ये मौसमी प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, कितने सारे फैक्टर हैं सौरमंडल के अंदर इन प्रक्रियाओं को डिसाइड करने वाले फैक्टर। हो गया काम। अब बताओ कि कैसा भी क्वेश्चन है उसको, यदि बेसिक कंटेंट अपना मजबूत हो तो अपनी अपने हिसाब से कैसे लिखें। 3 पेज कैसे भरने होते, भर दिया ना 3 पेज। ये होता है कमाल बस। पवन, चक्रवात, जेट स्ट्रीम, वायु धाराएं, सारे के सारे तापमान वितरण आपकी इस बेसिक एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। अब जैसे इसमें वायुमंडलीय संरचना में क्या लिखा है, पहला है सौरमंडल। अपनी वाली एनसीईआरटी में क्या लिखा है, पहला है सौरमंडल लिखा हुआ है जैसे। तो सौरमंडल का सबसे सबसे नीचे का सहस्त्र है, सही बात है। अब इसमें सहस्त्र लिखा है, हमने क्या लिखा, सबसे नीचे वाली परत होगी जो अपने पास में, जिसमें हम खड़े हैं वो सौरमंडल ही तो है। क्या दिक्कत है, जिस जिस वायुमंडल में अभी खड़े हैं सौरमंडल है। तो इसकी औसत ऊंचाई वो 13 किलोमीटर बोलता है, लेकिन ये ध्रुव पर कम है, 8 किलोमीटर है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो वहां का जो वायुमंडल संकुचित होगा, और भूमध्य रेखा पर क्या होगा, फैलेगा, गुब्बारे की फैलेगा। क्यों, यहाँ पे संघनन धाराएं, गर्म धाराएं खड़ी हो जाती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये कितनी बार प्री में पूछा है। यूपीसी को इतना प्यार है इन चैप्टरों से, प्री में उठा उठा के क्वेश्चन लेता है, यहाँ से डिट्टो पूछता है क्वेश्चन। तो याद रखना, ये एनसीईआरटी बढ़िया पढ़ के जाना, तभी वो प्री वाले टेस्ट आएंगे ना आपके, अच्छा स्कोर तभी कर पाओगे जब ये अभी पढ़ रहे हो, ढंग से पढ़ रहे हो। उसमें रिवाइज का भी मौका दे दूंगा आपको। चलो, ये बता दिया इसने। सौरमंडल की मोटाई विषुवत पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु धाराओं के कारण ताप अधिक ऊंचाई तक जाता है, सही बात है, 7 धाराएं हैं वहां पे। इस शास्त्र में धूल कण जलवाष्प भी मौजूद होते हैं। अब जब जहां धूल कण और जलवाष्प होंगे, इसका मतलब संघनन होगा, बादल बनेंगे। मौसम प्रक्रियाओं में पार्ट आ गया ना, कि जहां पे धूल भी है, धुएं के कण भी है, प्रांगण भी है, नमक के कण भी है, ये सारे मिलके क्या करते हैं, जल शिखर का काम करते हैं। इनके ऊपर जल की बूंदें बनती है, संग्रहित होती है, इसीलिए बादल बनते हैं। सर्दियों के अंदर तापमान व्युत्क्रमण होगा, इसलिए बादल नीचे बनेंगे, कोहरा बनेगा, कोहरा आ गया, मौसम प्रक्रिया। आजकल जलवायु परिवर्तन हो रहा है, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन हो रही है, चक्रवात का मामला हो रहा है, किस में हो रहा है, सौरमंडल में हो रहा है। ये सारा सौरमंडल में हो रहा है, तभी तापमान की ये ग्रीन हाउस गैसेज कहाँ पे हो रही है, सौरमंडल में हो रही है। ये सारा जुड़ जाएगा करंट अफेयर ये। इसके अलावा इसकी और विशेषता क्या है कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री घटता है, यानी सकारात्मक हाजिर पाई जाती है यहाँ पे। सोप सीमा और समतामंडल को अलग करने वाला है सोप सीमा, सोप मंडल और समतामंडल को अलग करने वाली सोप सीमा। आगे इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इतने नॉलेज से काम बन जाएगा आपका। अब बताओ कि क्या एनसीईआरटी, इन जो क्वेश्चन आए हैं थीम वाइज हम देख रहे हैं लगातार, क्या हमें वाकई बहुत ज्यादा किताबें चाहिए मोटी वाली, या एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ के, मनन करके, यूट्यूब पे देख के, अपने नोट्स बना के, थिंकिंग करके, करंट ऐड करके
ज्योग्राफी का 100% सिलेबस कवर कर सकते हैं। जो भी चीज नहीं समझ में आए कई बार मान लो, तो उसको वैलिडेशन देखा जा सकता है। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? वैलिडेशन का मतलब ये तो होता है ना, समझ के उस चीज को अपने नोट्स में शामिल कर लेना, अपना बना लेना उसको। पीवाई को देखोगे तो और भी आपको थीम नोटिस हो जाएगी। हाँ, आप अपने क्वेश्चन मेरे साथ चेक करोगे बहुत आगे जाओगे, हर चीज के पता होगा। क्योंकि मैं वो एक एक फैक्ट तो नहीं देखूंगा ना आपका, वो तो मैंने पहले ही कहा, फैक्ट नहीं देखूंगा मैं आपका, ओवरऑल फॉर्मेटिंग कंटेंट उसका ऑडियो फीडबैक दूंगा कि यार, क्योंकि बाकी चीज तो आप मेरे साथ यहाँ मिला रहे हो, उसको दोबारा रिपीट क्यों करना उस चीज को, क्यों बड़ाई करना भाई आपने ये फैक्ट नहीं लिखा या आपने ये फैक्ट बहुत अच्छा लिखा है। ओवरऑल मैं फीडबैक दे रहा हूँ, ऑडियो फीडबैक आप जो आ रहे हैं ना, जहाँ पे गलतियों की बताऊंगा, बट है ना, कोशिश करो कि मेरे साथ ही लाल पेन लेके बैठो। लास्ट सेशन में जैसे कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मेंस में लिखा है, 2025 वाले में, 26 वाले में, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने मेंस लिखा है और उनकी आंसर राइटिंग धुरंधर थी। मतलब उनमें से कुछ का ही इंटरव्यू हो पाया, सबका नहीं हो पाया, कुछ का ही मतलब गिने चुने का ही हो पाया है। तो वो लोग वो है जो अपनी ज्यादातर आकलन खुद कर रहे हैं, रेड पेन लेके बैठ रहे कर रहे हैं, सारी चीजें आकलन करना बहुत जरूरी है खुद का। चलो ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये वायुमंडल की परतें सचित्र बताना है, अब हो गया, समझा दिया पूरा मैंने आपको। बाकी मॉडल आंसर काम आ जाएगा आपके। तो इसमें क्या है, वायुमंडल का अलग अलग घनत्व, इंट्रोडक्शन लिख दिया, वायुमंडल की 5 परतें हैं, थोड़ा सा ऐसे लिख दिया। फिर आप ये डायग्राम बनाओ, सौमंडल दिखा दिया उसमें कितना कितना क्या है, डायग्राम बना दो ऐसे बढ़िया से, उसमें बादल भी बना दिए, सौर सीमा बना दी, टेम्परेचर बना दिया, इधर मैं माइनस कर रहा हूँ इधर प्लस में कर रहा हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे हम जा रहे हैं तापमान घट रहा है, लेकिन यहाँ पे बढ़ा क्योंकि ओजोन आ गई, ऐसे करके बना दिया इसको। और यहाँ से प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, डिट्टो आते हैं, सारी डिटेल दी गई है इसके अंदर, जो समझाया मैंने आपको वही बातें इसमें। आयन मंडल कहाँ पे है, सारा सारा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। डिट्टो लिखा हुआ है, इसको समझाने की जरूरत पड़ेगी, अब बताओ उसको। इसको मैं लाइन बाय लाइन थोड़ी पढ़ूँ अब इसको, कुछ चीजें मैं समझा रहा हूँ तो उसको मैं, मुझे नहीं लगता लाइन बाय लाइन पढ़ने की नीड है अब। वो तो आप आराम से पढ़ के भी और आ जाके पढ़ लोगे। बताओ क्या करना है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसको भी पढ़ाओ। निष्कर्ष, इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या है, बहुत अच्छा निष्कर्ष है। इन सभी परिघटनाओं को समझ के हम क्या कर सकते हैं, मौसम का आंकलन कर सकते हैं, फसलों के लिए फायदेमंद है, मेरे इंसानों के लिए फायदेमंद है। निष्कर्ष हो जाएगा ना, कि मतलब वायुमंडल की परतें हम क्यों पढ़ते हैं प्रैक्टिकली, आयनमंडल क्यों पढ़ते हैं, सौरमंडल क्यों पढ़ते हैं, या ओजोन क्यों पढ़ते हैं, ये सारा ज्ञान अपने प्रैक्टिकली काम आएगा। इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ अटैच कर दो। जैसे क्या लिखा है निष्कर्ष, निष्कर्ष हर बार अलग आएगा, जैसे मैं अभी आपको कुछ बोल रहा हूँ तो अलग बोल रहा हूँ, पहले उस समय लिखा तो अलग आएगा। निष्कर्ष कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। जैसे इसमें क्या लिखा है, अतः कहा जा सकता है कि वायुमंडल की विभिन्न परतों का व्यवहारिक ज्ञान आर्थिक, वैज्ञानिक, रणनीतिक और सतत व समावेशी विकास के लिए भी जरूरी है। मतलब इसको प्रैक्टिकली जोड़ने की कोशिश की है, अच्छा कीवर्ड के साथ में। ये सस्टेन डेवलपमेंट रही है ना, रणनीतिक दृष्टिकोण रही है, सब कीवर्ड्स होते हैं जिनको आपको लिखना है। बढ़िया है, क्या बात है, बच्चों में अब एनर्जी आ गई है। अब मजा आएगा पढ़ने का। अब उनको पता लग गया कि क्या करना है, क्योंकि रियलिटी यही है। ये लो, अब आपने बोला कि सर ये वायुमंडल का संगठन का क्यों पूछ लिया, ये तो डेटा इतना अजीब सा है, उसमें पता नहीं क्या क्या है, धूल कण जल वाष्प क्या क्या है चीजें, ये क्यों पूछ लिया। जब उसने उस चैप्टर से सौरमंडल को पूछ लिया केवल, तो वायुमंडल का संगठन भी पूछ सकता है, वो उसमें बजट भी पूछ सकता है। क्या करें, हमें तो सारा लेके चलना पड़ेगा ना, क्यों छोड़ के जाए, ताकि आपकी थीम सारी क्वालिटी वाली रहे एकदम। तो ये 150 वर्ड में लिखना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपके चैप्टर कितने थे, 3 तो चैप्टर थे, उनसे मैं क्या क्वेश्चन बना था, फिर भी क्वालिटी वाले क्वेश्चन बना के लाया हूँ। अब देखो ना, कई कई बच्चे है ना, पहले वाले बेस से भी जानबूझ के आ गए, उनको मना किया था कि आपका अच्छा हो गया यार, ये मॉडल आंसर रोज मेरे से नहीं बनेंगे, क्योंकि एक बार क्वालिटी के बनाते हैं तो कुछ पुराने वाले हैं, कुछ बीच वाले बेच के हैं, कुछ 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 नए वाले भी लेंगे, कभी करंट अफेयर के शामिल करेंगे। इतने मॉडल आंसर बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, एक एक मॉडल आंसर एक एक घंटे लगता है। तो कुछ मॉडल आंसर आप देख के बोलोगे सर ये तो सेम आप कर रहे हो, तो हमने पहले ही मना किया था उनको कि आप प्लीज आप मत आना। उसके बावजूद भी जैसे रचना जबरदस्ती आ गई, रचना को बोला था कि क्यों, आपको क्या फायदा हो, नहीं क्या सर मुझे करना है आपके साथ लगातार 12 महीने, मेरा वो शेड्यूल रहेगा हमेशा, दिमाग में एक रहेगा कि नहीं मुझे करना है, आज इतना पढ़ के जाना है, दोबारा रिपीट करना है, रिवीजन करना है, मुझे वापस वही क्वेश्चन दोबारा लिखने की प्रैक्टिस करने हैं। तो वो चीज है कि बच्चे बिलीव है जिनका ना, और कभी जैसे इसमें असर अहमद है, वो भी जबरदस्ती आ गया, पहले दिन आ गया 10,000 रुपये दे के फीस दे के, मैंने उसको मना किया यार तू तो पढ़ रहा था उधर भी तुम्हारा ठीक था। बहुत सारे बच्चे बिलीव से आए यहाँ पे, और विश्वास है उनको फायदा ज्यादा होगा। वही क्वेश्चन आप बार बार लिख के 5 बार प्रैक्टिस करो तो नुकसान क्या है भाई, उससे नुकसान क्या होगा आपको, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका माइंड फास्ट काम करेगा, नए नए आइडिया जनरेट होंगे, डेली शेड्यूल रहेगा कि नहीं मुझे इसे पढ़ना है। अदरवाइज क्या होता है, आप खुद सोचो एक बार, एक कई बच्चे शेड्यूल अपना खुद बनाते हैं, लेकिन वो उतना फॉलो नहीं कर पाते हैं। एक होता है कि नहीं, आपको एक टारगेट दिया कि नहीं पढ़ के आना है, इतने पेज पढ़ के आना है,
तो उसे कितना बदलाव आएगा एक बार देखना आप, कितना हर दिन बदलाव आएगा आप में, वो बहुत फर्क पड़ता है। मेंटरशिप का मतलब ये होता है। चलो करो इसको जल्दी से, 7 ही मिनट दिए मैंने इसको। क्या क्या होते हैं वायुमंडल के संगठन में, कंपोजिशन क्या होता है एटमॉस्फेयर का, तो उसमें लिखा ना सम गैस होती है, बहुत सारी गैस हैं, उनका कंपोजिशन, उसका डायग्राम बना सकते हो। कौन कौन सी गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसका बना सकते हो। जो आपकी सातवीं की एनसीईआरटी, कौन सी एनसीईआरटी, उसमें भी लिखा है ना, सातवीं की एनसीईआरटी में क्या कंटेंट है इसका। आप क्या सोच रहे हो, केवल 11वीं की क्लास की एनसीईआरटी पढ़ के आनी थी, सातवीं क्लास का चैप्टर था ना आज आपके। इजी था, ऐसे ही कुछ ना होता है, इजी होता है, जब पढ़ के आते हो तो इजी होता है। अब देखो, सातवीं की क्लास की एनसीईआरटी पर इस बच्चे ने क्या बनाया, पाई चार्ट बनाया है, ठीक है। ये डायग्राम बना सकते थे इसमें, तो नोट्स के अंदर, नोट्स बनाते समय इसकी प्रैक्टिस कर लेते 5 बार इस डायग्राम की, जो इसमें दिया हुआ है। फिर जैसे जैसे सातवीं क्लास की एनसीईआरटी पर कितना प्यारा डायग्राम बनाया है, सोप सीमा वाला, इसमें सब कुछ दिखाया है, सारा कंटेंट उसने लिखा है वहां पे। अब देखो इसमें, इसमें बहुत अच्छा लिखा है, सातवीं क्लास में मौसम और जलवायु अच्छा वाला लिख रखा है सातवीं क्लास में। सौमंडल का भी ठीक ठाक उसने लिखा है। तो संगठन में देखो डायग्राम में बनाया गया ना कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21 है, ये डायग्राम बनाते थे कंपोजिशन में। यहाँ से यूपीएससी ने प्री में बहुत क्वेश्चन पूछे इससे, संगठन से लेकर। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इसमें गैसें आती। तो वायुमंडल का संगठन में इंट्रो कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल है। आप कह सकते हो कि वायुमंडल का संगठन विभिन्न प्रकार की गैसों, गैसों, जलवाष्प, प्रागण, प्रागण के कण भी होते हैं इसमें, बहुत सारे कण, गैस, जलवाष्प, इसके अलावा और क्या क्या दे रखा है इसमें, जलवाष्प के अलावा गैस, धूलकण, धूलकण भी दे रखे हैं, हाँ धूलकण लिख दो। इन सब से मिलकर बना होता है, बहुत सारा एक कंपोजिशन होता है जो कि वायुमंडल के अंदर बहुत सारे रोल निभाता है, भूमिका निभाता है, सबकी अलग अलग भूमिका होती है, गैसों की अलग भूमिका है, जलवाष्प की अलग भूमिका है, धूलकण की अलग भूमिका है। अब इस संगठन में क्या करते हैं आप, ये तो इंट्रो होता है आपका बेसिक, कि इसमें ये होता है, बेसिक इंट्रो। अब वायुमंडल का संगठन, हेडिंग लगाओ, वायुमंडल का संगठन कंपोजिशन, बॉक्स में फिट करो इसको, ब्लैक पेन से लिखो, बॉक्स में फिट किया। कंपोजिशन में क्या क्या है, जैसे सबसे पहले आप लिखोगे गैसें हैं इसमें, गैसें लिखी आपने, बहुत सारी गैसें हैं, तो आपको पता ही है फिर तो इसका पाई चार्ट बनाना ही बनाना है, जिसमें आप क्या दिखा रहे हो, 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, 21 इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, बाकी जो भी गैसें हैं वो लिखा दिया, कंपोजिशन दिखा दिया ना। और इसमें आपने लिख दी गैसें, ये गैसें, ये फलाना है। अब इनका रोल क्या है, भूमिका क्या है गैसों की, तो आपने क्या देखा, जो CO2 है, CH4 है, या अन्य जो गैसें क्या भूमिका निभाती है, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का मतलब वैश्विक तापन, ये प्रैक्टिकली जोड़ो इनको, वैश्विक तापन। वैश्विक तापन का मतलब आजकल हम क्या देख रहे हैं, चरम जलवायु घटनाएं। तो ये सब क्यों हो रहा है, इन्हीं की, इनमें इम्बेलेंस आ रहा है सारों में। प्रैक्टिकली लिखना जरूरी है, सैद्धांतिक नहीं, प्रैक्टिकली आंसर लिखो। गैसे लिख दी। इसके बाद में हम गए जलवाष्प पे। जलवाष्प का क्या रोल है, जलवाष्प का बहुत बड़ा रोल है। जलवाष्प एक चादर की तरह काम करता है, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था प्री के अंदर, कि 24 में या 25 में है, कि जलवाष्प एक चादर के रूप में काम करता है, ये ना ज्यादा ठंडा होने देता है ना गर्म होने देता है। जलवाष्प और क्या करता है, संघनन करता है, वर्षा करता है, क्या फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर, प्रैक्टिकली लिखो फिर। जलवाष्प का भी बड़ा रोल है। जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस का भी एक रोल निभाता है, शायद निभाता है, उसमें भी भूमिका निभा दी आपने। धूलकण, धूलकण ना होते तो कभी भी वायुमंडल में बादल नहीं बनते, वर्षा नहीं होती। धूलकण, प्रागण, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनका बताओ, एक चीज बताओ, धूलकण पृथ्वी के पास में ज्यादा होंगे या ऊपर ज्यादा होंगे, कहां पे होंगे बताओ, कहां पे होंगे। धूलकण भारी होते हैं, स्वाभाविक बात है, जो भारी कण होंगे पास में होंगे, हल्के कण ऊपर होंगे, और एक समय बाद धूलकण नहीं होंगे, ऊपर घर्षण भी कम होगा, ठीक है। धूलकण, नमक के कण, प्रागण, ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं वर्षा कराने में, ठीक है। आपने कभी सोचा, जब हम सुबह और शाम को देखते हैं सूर्य एकदम रंगीन नजर आता है, रेड, आजकल इतना प्यारा दिखता है, इतना बड़ा दिखता है एक तो, है ना। वेस्ट के अंदर सूर्य, पश्चिम के अंदर जब शाम को देखते हैं तो एक लाल लड्डू सा दिखता है लाल कलर का, ऐसा लगता है क्या, नारंगी कलर या लाल कलर का दिखता है, इतना प्यारा दिखता है। और उसकी लालिमा दिखती है, मौसम जब साफ होता है। और जब ऊपर होता है तो अलग कलर का दिखता है, मॉर्निंग में भी वैसा दिखता है। ऐसा क्यों होता है, सारा कमाल धूलकणों का है। क्योंकि क्षैतिज पर क्या होता है, धूलकण ज्यादा होते हैं, जब सूर्य का प्रकाश स्केटरिंग करता है, प्रकीर्णन करता है, तो अलग अलग धूलकणों की वजह से उसका कलर भी
अलग अलग नजर आता है बाद में। इसका भी धूल कणों का रोल होता है बड़ा। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, कलर फैक्टर और भी है, साइंस और भी कहता है, लेकिन बेसिकली एनसीईआरटी में ये चीज लिखी हुई है। मतलब सिंपल है। तो इसको करना टफ था, डायग्राम सोच लेते, बना लेते डायग्राम, क्या दिक्कत है। कंक्लूजन प्रैक्टिकल। यदि हम वायुमंडलीय संगठन को समझ सकते हैं ना, तो हमें मौसम का भी नॉलेज होगा, यानी वर्षा तंत्र इनका नॉलेज होगा, हमें ग्रीन हाउस गैसों का वैश्विक तापन का नॉलेज होगा। तो प्रैक्टिकल लिखो ना कि वायुमंडलीय संगठन को समझ के हम क्या कर सकते हैं, अपनी जलवायु को समझ सकते हैं, मौसम को समझते हैं, चरम जलवायु घटनाओं को समझ सकते हैं, इनका प्रबंधन कर सकते हैं और मानव के काम में ला सकते हैं इनको प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली कंक्लूजन। और क्या करेंगे। तो इंट्रो देख लो अब, जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ कि वायुमंडल में गैस और जलवाष्प धूल कणों से बना है। 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर CO2, ऑक्सीजन व जलवाष्प बहुत कम होने लगते हैं। ये नॉर्मली कंपोजिशन बताया। उसके बाद में वो हेडिंग लगानी चाहिए थी, प्रॉपर प्रॉपर हेडिंग लगाते, गैस लिख के फिर बाद में ये लिखना चाहिए था, ऐसे ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। देखो इसमें कमियां बताएं। इंट्रो इसका बेस्ट है, ठीक है। बॉडी पार्ट में जैसे यहाँ पे क्या लगाना था, वायुमंडल के संगठन का हेडिंग लगानी थी, ब्लैक पेन से लिखना था, वायुमंडल का संगठन लिखा। इसके बाद में सबसे पहले हेडिंग लगानी चाहिए थी गैस, गैसों के अंदर ये लिखना चाहिए था प्रैक्टिकली, और ये डायग्राम बनाना चाहिए था, तब ज्यादा और बेटर लगता, थोड़ा संतुलित लगता, बिखरा बिखरा नहीं लगता। ठीक है, मैं अपने वाले मॉडल आंसर में भी कमी बताऊंगा कि हाँ इसमें इसमें फायदा होगा, आपको सीखने को मिलेगा फिर। तो गैस है उनके बारे में जैसे हमने अभी बात की थी, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली लिखो। ठीक है, गैस का फिर ये बता दिया, ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट है जो आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैंने फ्लो चार्ट में नहीं बनाया, कभी कभी टाइम कम होता है ना, तो रियल एग्जाम में ये भी करना पड़ता है। फिर बोलते हैं ना, भागते भूत की लंगोटी सही। जब टाइम कम होता है, 5 मिनट बची, 4 मिनट, तो चिपकाओ जल्दी से फ्लो चार्ट में, आंसर करके आओ। और रियल एग्जाम में मजा आता है। लास्ट में 15 मिनट में 5 क्वेश्चन करने हैं, फिर पेन चल रहा है आपकी 150 की स्पीड से। इतना चलता है माइंड, इतना चलता है, रियल एग्जाम में इतना चलता है, बहुत मजा आता है लिखने में। मतलब ऐसा ऐसा कई कई बार ऐसा होता है कि, है ना, लास्ट, जैसे लास्ट 2024 में मेरे साथ हुआ था इथिक्स में, मुझे लास्ट 65 मिनट के अंदर 13 क्वेश्चन करने थे छोटे वाले, तो सारे सारे करके आए हैं बाद में। अब सोचो मतलब 1 घंटे के अंदर 13 क्वेश्चन कैसे किए होंगे, 5-5 मिनट प्रत्येक क्वेश्चन को दिया होगा। और उस समय एक माइंड में फिर भी था कि आज तो गए काम से, पक्का क्वेश्चन छूटेंगे। क्वेश्चन छूटे तो मतलब वैसे भी नुकसान होना है, लेकिन वो वहां पे बहादुरी बहुत काम। मुझे मेंस के एग्जाम में बहुत मजा आता है, मतलब कितना ही फियर आए कुछ भी आए, पेन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, एकदम मजा आता है लिखने में। ऐसा तो कभी नहीं लिखते मतलब। तो आप लोग भी उस रफ्तार पकड़ लोगे एक दिन, वहां पे आ जाओगे आप। ठीक है, तो इसका मॉडल आंसर ऐसा नहीं बनाना है जैसे हमने अभी डिस्कशन किया, वैसा रखना है कि इंट्रो लिखो, इंट्रो के बाद संगठन लिखा, और उसके बाद में गैसें लिखी, गैसों के बारे में इनको बताया, डायग्राम बनाया, थोड़ा थोड़ा उनके परिचय दे दिया। उसके बाद में जलवाष्प के बारे में बताना है कि जलवाष्प का रोल क्या होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन जलवाष्प वाला 2025 में आया है शायद, है ना, कि सर्वाधिक जलवाष्प कहाँ पे होती है, उपोष्ण बेल्ट में होती है, क्यों होती है, शुष्क जलवायु है। ये सब बिटवीन द लाइन पता होनी चाहिए आपको। अब मुझे कैसे पता है, क्योंकि आजकल मैं यही कर रहा हूँ, प्री का रिसर्च कर रहा हूँ कि प्री के क्वेश्चन ज्योग्राफी में कहाँ कहाँ से पूछ रहे, बिटवीन द लाइन। एक भी स्टैटिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। और 2024 में कमाल हो गया, 11th क्लास के एनसीईआरटी से कोई 10-11 क्वेश्चन डिट्टो 3-4 चैप्टर से उन्होंने पूछ लिए। इतना कमाल है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो ये सारा हो जाएगा, ये सारा प्री वाला मैं करवाऊंगा तो मजा आएगा आपको। फिर धूलकण के बारे में बता दिया, क्या क्या इनका रोल है, कंपोजिशन वो बता दिया। बाकी ये यहाँ पे ठीक है फ्लो चार्ट, मतलब यहाँ पे इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कभी कभी टाइम होगा तो इस ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। वो राइटिंग ऐसी चलेगी, थोड़ी सी खराब भी चल सकती है, लेकिन बहुत खराब नहीं चलेगी। वो लैंग्वेज है, डॉक्टर वाली लैंग्वेज नहीं चलेगी। बच्चे लिखते हैं पता नहीं क्या लिखते हैं, समझ नहीं आता, वो नहीं चलेगा, फिर नंबर नहीं आएंगे उसमें। डॉक्टर वाली लैंग्वेज नहीं चलेगी, समझ में आना चाहिए, वो लैंग्वेज चल जाएगी। राइटिंग सुधार आएगा धीरे धीरे। अच्छा, एक काम और करना, जेल पेन का इस्तेमाल करना। V7 ठीक आता है पेन, जैसे आप थोड़ा सा खरीद सकते हो, 60-70 रुपए का V7 आता है। 60-70 रुपए नहीं लगाना चाहते हो तो 8 रुपए का कौन सा आता है, जेल पेन आता है ना एक, पेन तो कौन सा, 8 रुपए 10 रुपए का भी पेन आता है जेल पेन। जेल पेन से लिखो आप, जेल पेन से प्रैक्टिस करा करो, उसके फायदा है। अभी देखो हम जैसे से आगे बढ़ रहे हैं ना, बारीकियां सीखोगे, कहाँ जेल पेन, कहाँ ब्लैक पेन, कहाँ अंडरलाइन, सारी बारीकियां सीखोगे आंसर राइटिंग की, और वो सीख जाओगे सारी चीजें, कहाँ डायग्राम बनाना है, सब हो जाएगा। ठीक है, अब बना, हमने कितने क्वेश्चन किए इसके, वायुमंडल के कितने क्वेश्चन कर लिए अब तक हमने, 4 कर लिए, 3 कर लिए हैं। पेन मैं तो इसका V7 करता था, ये V7 पेन है ना, ये वाला करता था। इसमें क्या होता है,
एक तो बिना रिफिल का आता है, एक रिफिल का आता है कि हम खुद स्याही भी डाल सकते हैं, वो भी एक कमाल की बात है। देखो आप थोड़े से स्मार्ट बनोगे ना, तो जो एक केमल इंक पॉइंट आता है ना, वो केमल वाला पॉइंट, आप जैसे ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये इसका नीचे वाला है, ये है ना ये, तो जैसे ये स्याही खत्म हो गई इसके ना, एक पेन लेके आ गए, स्याही खत्म हो गई, तो जो केमल वाला आता है वो स्याही डाल लो, क्या दिक्कत है, वो भी तो चलेगा, इसमें क्यों नहीं चलेगा, वो चल जाएगा। या ये अलग आते हैं इसके जो रिफिल होते हैं, वो अलग से मिलते हैं। एक V7 दूसरा आता है, जैसे ये वाला होता है, ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इसमें रिफिल नहीं डलती। ये चलता अच्छा है, लंबा चलता है, लेकिन इसमें बहुत एज ए स्टूडेंट आपके लिए कॉस्टली पड़ेगा, ये बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने भी नहीं किया, मैं भी पहले 5 रुपए वाले पेन से लिखता आया हूँ। जब थोड़े जेब में थोड़े से पैसे आ गए तब जाके ये पेन लिया है, बाकी मैं भी नहीं खरीद पाता था ये। लेकिन लास्ट लास्ट वाले में ये अटेम्प्ट लिया था, क्योंकि खरीद सकता था, मतलब परचेसिंग पावर की बात है। आप ये नहीं कर पाओगे तो दूसरा वाला ऑप्शन है, एक और है, देखो पड़ा है यहाँ पे, वो पेन भी ठीक है। अभी कहाँ गया, पेन आते हैं अलग टाइप को, ट्राई करके देख लो, वो आता है 8-10 रुपए का आता है, कौन सा जेल पेन आता है। शैलेंद्र शुक्ला, जेल पेन से पिछले वाला पेज नहीं छपेगा, चिंता मत करो। उन कागज की क्वालिटी अच्छी आती है, अपनी तरह थोड़ी है खराब क्वालिटी यूज कर रहे हैं। यूपीसी की कागज की क्वालिटी अच्छी आती है, लोग है ना अच्छे महंगे जेल पेन का यूज करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले तो अच्छे करते हैं भाई, सजावट करके आते हैं, नो डाउट है ना। नहीं छपता, मैंने यूज किया ना, V7 यूज किया है, ये जेल पेन यूज किया, रियल एग्जाम में लास्ट ईयर मैंने ये यूज किया है, मेरे पास यही पेन था लास्ट ईयर, और कोई सिंगल पेन नहीं था। V7 यूज किया है, 2024 की मेंस के एग्जाम की बता रहा हूँ, कोई क्षमता नहीं है, कागज की क्वालिटी बहुत तगड़ी आती है यूपीसी की, चिंता मत करो। एग्जाम में करना है, जिस पेन से प्रैक्टिस आप कर रहे हो आज, उसी को एग्जाम में करना है भाई, अलग से क्यों करोगे। जैसे मैं आपका पेन का चलो अनुभव बता देता हूँ। मैं पहली बार मेंस लिख रहा था 2014 में, है ना, पहली बार 2014 मेंस लिख रहा था, तो उस समय मैं राइट टू मीटर ले गया। वो होती है ना मानसिकता, पेन खत्म नहीं हो जाए एग्जाम में ना, तो राइट टू मीटर ले गया। इतनी हालत खराब हो गई राइट टू मीटर से, एक तो मोटार चलने में इतना बेकार, घर्षण करता है वो, कॉपी पे मजा नहीं आता। उसकी वजह से मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा, एक पेन ने मेरी हालत खराब कर दी, मेरे कई क्वेश्चन छूट गए, 2014 की बता रहा हूँ। दूसरे दिन ही मैंने ना उसको फेंका, 5 रुपए 6 वाला रिनोल्ड पेन लेके आया कि रिनोल्ड पेन ठीक है, इससे लिखते हैं ना, 5 रुपए वाला, ठीक है, उस पूरी एग्जाम उससे लिखी, इंटरव्यू कॉल हुआ। 16 के अंदर मैंने पेन बदला अपना, 5 या 8 रुपए का पेन था, एक बॉल पेन ही था, ठीक है, 16 की बात कर रहा हूँ, बॉल पेन था, ये कौन सा था अपना नॉर्मल से जो पेन आते हैं 8 रुपए के 7 रुपए के, ये पेन मैंने रखा, वो पेन ठीक था, ग्लाइड करता था, हाथ में पकड़ भी अच्छी से होती थी उसकी ना, महीन वो था, पतला था ये। तो उस समय 821 आई रिटर्न में, बॉल पेन 5-6 रुपए वाला, कोई महंगा पेन नहीं था। 18 में फिर मेरा इंटर कॉल नहीं हुआ, मेंस लिखा, लेकिन कुछ नंबर से इंटर कॉल रुक गया। फिर 19 के अंदर फिर जेल पेन इस्तेमाल करना शुरू किया, 19 में वो लास्ट जैसे मेंस लिखा, 24 में जेल पेन लिखा, और अलाउ है जेल पेन, ठीक है, जेल पेन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पेन रचना में नहीं रुकेगा, ग्लाइड करेगा पेन, पेन ऐसा यूज करना चाहिए जो घर्षण नहीं करे कागज पे, घर्षण करेगा तो फंस जाओगे। आप ये सोचो, इसी पेन ने कितना साथ दिया लास्ट ईयर, मैं बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ मैं तो आपको। 65 मिनट बचे थे, हाथ पांव एक बार तो घबरा गया था कि 13 क्वेश्चन कैसे डील करूंगा अब। फिर ये पेन था और ये हाथ था, बस चल रहा था रोड रफ्तार से, बेकार नंबर भी नहीं है उसमें, एथिक्स में 110 नंबर आ गए थे फिर ना, बेकार नंबर भी नहीं थे वो, ठीक थे। हाँ, उसे थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ा, थोड़ा क्वालिटी कमजोर हुई, तो 125 आ जाते, 10 नंबर 15 नंबर मेरे कम आए उसकी वजह से, लेकिन मैं उनको छोड़ के आता तो मेरा इंटर कॉल ही नहीं होता। आप ये सोचो, मेरे 2-4 क्वेश्चन भी छूट जाते, मेरा इंटर कॉल भी नहीं होता। तो ये कमाल होता है आपके माइंड सेट का, आपके पेन का, आपके हाथ का, ये सारी प्रैक्टिस हम अगले 12 महीने करने वाले हैं। तो यदि परचेसिंग पावर ठीक है, V7 ले लो, नहीं है तो 10-12 रुपए का पेन भी उतना ही काम करेगा, बाकी काम मानसिकता का है फिर, पेन से फर्क नहीं पड़ता। बोलते हैं ना, गाड़ी कोई सी भी हो, ड्राइवर का फर्क पड़ता है, ड्राइवर की स्किल का, वही बात है। राइटर कोई हो, यहाँ पे लिखने वाला कोई हो, पेन कोई हो लिखने वाला, फर्क उसका पड़ता है लिखने वाले का, उसकी सोच का फर्क पड़ता है। बाकी कोई मायने नहीं रखता कि महंगा पेन है या सस्ता पेन है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने 1 लाख रुपए वाले पेन से लिखा है या 2 रुपए वाले पेन से लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर के सामने केवल आपके विचार है बस, आप भी नहीं हो, आपके विचार है उनके सामने, तो डोंट वरी। पूजा ठाकुर, गांव में नेटवर्क चला जाता है, कोई नहीं, फिर आप रिकॉर्ड क्लास के साथ देखा करो, क्या दिक्कत है। और गांव के बच्चों के लिए तो कमाल हो गया, जैसे है ना, मैंने भी अपने घर पे है ना, जैसे क्लास चल रही है अभी, है ना, मैं खेत में रहता हूँ, आपसे भी बुरे हालात है हमारे यहाँ, बिजली नेटवर्क सब समस्या, लेकिन यहाँ जियो वाईफाई लगाया है मैंने ना, और ये मंथली 700-800 रुपए का प्लान रहता है, इसके अंदर डिश भी रहता है, आपके और भी OTT भी रहते हैं। तो ये जियो वाईफाई लगा सकते हैं गाँव में, घर के ऊपर एंटीना लग जाएगा, और घर पे बैठ के क्लास लो फिर मंथली, और पूरे घर वाले सारे दिन चाहिए वाईफाई यूज करो ना, अनलिमिटेड वाईफाई आता है 700 रुपए में,
क्योंकि आप जैसे आप लोग क्या करते हो, सिम यूज करते हो, 300-400 रुपये का रिचार्ज तो कराना पड़ता है, उसमें कितना जीबी मिलता है डेली? 2 जीबी। क्लास भी नहीं देख पाते हो। कितने बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर आपकी क्लास की डाटा खत्म हो जाते हैं। भाई थोड़ा सा सोल्यूशन निकालो हमेशा लाइफ में। और ये जियो वाईफाई हर जगह लगता है आजकल। घर पे एंटीना लगेगा, आपके गांव के टावर से कनेक्ट करा देगा उसको। और 700 रुपये में भरपूर नेट यूज करो, कोई क्लास खत्म नहीं होगी बाद में। कहीं कई बच्चे ऐसे हैं कि सर हम लाइब्रेरी इसलिए जाते हैं, वहाँ इंटरनेट होती है। लाइब्रेरी वाला कितना चार्ज लेता है? 1500 रुपये चार्ज लेता है। अरे बोले आदमी 700 रुपये में घर पे जियो वाईफाई लगवा ले। क्यों 5 किलोमीटर बाइक लेके जा रहा है, उसका तेल फूक रहा है, वहां जाके लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता है? घर पे शांति से बैठ के पढ़ना, कहाँ टेंशन है? तो आज ही जाके संपर्क करो पास में जियो वाईफाई वाले से कि मेरे घर जियो वाईफाई का राउटर लगाओ। एयरटेल का भी आता है, एयरटेल वाले को बोलो कि वो लगाओ मेरे घर पे। कमाल है, सिंपल सी बात है। बॉल पेन से भी लिख सकते हैं, किसने मना किया? सुमन, मैंने कब मना किया बॉल पेन से नहीं लिख सकते? मैंने तो पूरी पेन की हिस्ट्री बता दी, पूरी पेन की कहानी बता दी, फिर भी नहीं समझ में आई। हाँ, ये बात है। हाँ, V7 की प्रैक्टिस अभी से करो ना। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी तो अभी से करो, जो पेन यूज करना है उससे अभी से प्रैक्टिस करो। जैसे मेरी वाली नहीं दिख रही आपको, ये V7 पेन का यूज किया गया पूरा। और जब से मैंने जेल पेन से लिखना शुरू किया है, मेरी राइटिंग बहुत सुंदर लगती है। मैं बॉल पेन वाली दिखाऊं ना आपको तो बहुत गंदा लगेगा, अजीब सा लगेगा। चलो, हमने कितने क्वेश्चन किए आपने बताया नहीं। 4 कर लिए, 3 कर लिए अब तक? बताओ जल्दी से बताओ, कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने? 4 कर लिए, 3 मुझे याद ही नहीं है, दोबारा देखना पड़ेगा, आप लोग बता नहीं रहे हो। 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है, बाकी 1-2 एक्स्ट्रा लगा दिए मैंने घर के लिए। कहाँ गया क्वेश्चन? एक तो हमने ये कर लिया तापमान वाला, दूसरा उष्मा बजट, तीसरा सोप सीमा वाला, और चौथा संगठन वाला। 4 कर लिए अपने, है ना? ठीक है, तो ये जो आप चैप्टर पढ़ गए थे उनसे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे थे वायु वाले। तो मैंने 1-2 क्वेश्चन आप लोगों ने शिकायत कर दी थी कि सर हम चैप्टर पढ़ के आए थे, कौन सा वाला, वो जो भू आकृतियां वाला है, जहां से फ्योर्ड पूछा था, आपने तो क्वेश्चन नहीं बनाया। तो ले लो आज क्वेश्चन, फिर उसका भी क्वेश्चन कर लो 1-2। तो आप 2 क्वेश्चन आपके पास है लिखने के लिए। एक तो क्वेश्चन है, 2 में से एक ही लिखना है, एक आप घर पे देख लेना। ठीक है, वो घर पे काम आ जाएगा आपके प्रैक्टिस के रूप में। तो इस फाइल में मैं क्या करूंगा, 5 क्वेश्चन तो यहाँ प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ मैं 2-3 एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, उनको देख लेना जाके, है ना? ताकि आपके पास वो मॉडल आंसर रहेगा, या घर पे प्रैक्टिस कर लेना। तो एक तो क्वेश्चन नदी विसर्ग का है, ये करना चाहोगे, या एक दूसरा क्वेश्चन है अथवा में आपके पास, दोनों में से एक करना है आपको? या ये करोगे फ्योर्ड जैसा एक क्वेश्चन है, ड्रमलिन वाला क्वेश्चन है। चलो ड्रमलिन वाला करो, अच्छा है, क्योंकि फ्योर्ड पूछा है तो ड्रमलिन भी आएगा। ड्रमलिन नहीं करो आप, वो तो घर पे देख लेना, इजी है। जो मिनेंडर बनता है ना नदी का, वो तो इजी है। ये वाला देखो। तो था, इसके अलावा और भी है ना वहाँ पे, एस्टर है, पवन के द्वारा भी है, कई सारी हिमानी प्रक्रियाएं हैं। तो इसमें हमने कर लिया ड्रमलिन। क्या हो गए, बड़ा क्यों नहीं हो रहा? ड्रमलिन। तो ऐसा कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। जो भी आपके पास जितना नॉलेज है उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, ड्रमलिन तो हिमानी के द्वारा निक्षेप है, निक्षेप से बना हुआ है। तो इनकी बनने की प्रक्रिया तो यहाँ इंट्रो में क्या लिखो कि ड्रमलिन से तात्पर्य क्या है, कि ये हिमानी जो ग्लेशियर है मान लो, तो ये हिमानी या ग्लेशियरों के द्वारा निर्मित निक्षेपण स्थलाकृति है, जो मुख्यतः बर्फीले प्रदेशों में नजर आती है, और इसकी अंडे की टोकरी की तरह ये नजर आती है, ऐसे करके आप, या उल्टी नाव की तरह नजर आता है। उल्टी जो नाव होती है ना, उसकी तरह नजर आता है। ये आपने इंट्रो में लिख दिया। अब इसकी बनने की प्रक्रिया और सचित्र इसको समझा दो, बनने की प्रक्रिया। तो हेडिंग लगाओ, कैसे बनता है ड्रमलिन के बनने की प्रक्रिया दिखाओ, कि बनने की प्रक्रिया। एक मक्खी भी आ गई क्वेश्चन करने। बनने की प्रक्रिया, तो उसकी बनने की प्रक्रिया को समझाओ। जैसे होता क्या है एक्चुअल में, जैसे ये मान लो हिमानी वाला एरिया, जहाँ से ग्लेशियर वो चलते रहते हैं ना, यहाँ से चलते रहते हैं, तो जैसे वहां बीच में कोई अवरोध आ जाता है, जैसे कोई यहाँ पे चट्टान या पत्थर है मान लो ना, छोटा, ऐसे बीच में चट्टान पत्थर है छोटे छोटे। तो जैसे ये हिमानी आती है ना, ऐसे पैरेलल चलता रहता है, इसके साथ मलबा चलता रहता है, पत्थर चलते रहते हैं, इसके साथ साथ ही चलते हैं। तो जैसे ये आएगा तो इसके टकरा के यहाँ इकट्ठे होने लग जाएंगे वो, है ना, और कुछ यहाँ पे आके गिर जाएंगे। तो इसकी आकृति ऐसे बनेगी, अंडे जैसी, ऐसे बनेगी। ठीक है, तो ये जगह जगह नजर आएंगे, ऐसे जगह जगह बनेंगे ये ऐसे। तो अंडे जैसी संरचना ही नजर आएगी, जगह जगह ऐसे लगा है, अंडे की टोकरियां पड़ी है बीच, जो ऊपर से देखते हैं ना उसको, मैदानों को, तो ऐसा नजर आता है वो। तो ये बनने की इसकी प्रक्रिया है ड्रमलिन। और एनसीईआरटी में बेसिकली इसमें लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में।
उसकी बनने की प्रक्रिया दिखा दो, कैसे कैसे बनता है, क्या होता है। बाकी और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही नॉर्मल है। तो ड्रमलिन हिमानी भूआकृतियां हैं जो गतिशील ग्लेशियरों द्वारा छोड़े गए हिमनद मृतिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप है, जिसमें रेत व बजरी ढेर की कंकड़ पत्थर आते रहते हैं। तो ड्रमलिन ऐसे बनता है। तो जिस तरफ से इसकी दिशा रहती है ना, उस तरफ ऐसा ऊंचा होता है, बाकी नीचे होता है, क्योंकि यहाँ से वो निकल जाते हैं हिमोड, ऐसे करके। बनने की प्रक्रिया वही है कि हिमानी जब चलता है, जब हिमानी पीछे हटती है तो वह अपने दबे तल छटर, कई सारी प्रक्रिया है, वही बनने की प्रक्रिया। आप लिख देना, टेक्निकल चीजें हैं इसमें, ज्यादा समझाने वाली कोई बात है नहीं इसमें। वही बात है, विशेषता क्या क्या होती है इसमें, आगे भाग में ये होता है, पीछे एक बार ढलवा होता है। इसकी विशेषताओं को बताना आपको, कितने किलोमीटर तक फैला रहता है। बाकी इनको समझ के हम थोड़ा सा भूगोल की जो अपन जियोलॉजी को इनको समझ सकते हैं कि वहां पे कैसी चट्टानें हैं, कैसी वहां पे झीलें बनेगी, आगे जाके क्या होगा। कई सारी चीजों को समझ के निष्कर्ष लिख दो बस। क्यों इनको क्यों पढ़ते हैं हम? इसलिए पढ़ते हैं कि जो हमारी ज्योग्राफी की विविधता है वो हमें अपॉर्चुनिटी देती है बहुत सारी चीजों की, पर्यटन की भी देती है। प्रैक्टिकली और जुड़े तो पर्यटन की है, कई सारी चीजों को जोड़ती है। तो ये ऐसे आते हैं आपके क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन ठीक थे। एक इसमें वो जोड़ा गया है, वो देख लेना, घर पे लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। कोई खास नहीं है, उसका मॉडल आंसर अच्छा खासा है। तो ऐसे हमारा रफ्तार चलेगी। 5 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं, हर 2 3 दिन में 5 5 क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस बहुत होगी, तगड़ी वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, बाकी बताओ और। ठीक है अब। चलो पढ़ो लिखो आराम से, खूब मन लगा के पढ़ाई करो, बिल्कुल रचना अच्छा पढ़ना। शैलेजा सब अच्छे पढ़ो, मतलब अच्छा मौका आपके पास आगे बढ़ने का। ठीक है फिर, मैंने आपकी वो चैट में डाल दिया है कंटेंट। गुड कॉपीज जो है अपने जितेंद्र की, उनकी भी डाल दी है। गुड कॉपीज जो कल लिखा था उसने बेस्ट, बाकी और भी कोई बेस्ट होगा तो मैं यहाँ पे शेयर करता रहूंगा। ठीक है।